नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एलकेएम एक्सप्लेन पर स्वागत। कुछ ही शब्दों में बड़े बेटे के परिवार ने पहले ही संकेतों को भांप लिया था। इस बार तो उन्होंने शायद मदद के बजाय ज्यादा बुरे मेहमानों को बुला लिया है। सबसे बड़े बेटे का परिवार हक्का बक्का रह गया और खून की उल्टी कर रहा झाओ जिंदिंग भी हक्का बक्का रह गया। इस समय वे चेंगवो पीछे न रहना चाहते हुए आगे बढ़े और दोस्ताना लहजे में बोले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि साथी दाऊवादी चेन दूसरी पत्नी के इतने करीब होंगे। मैं वे चेंगवो हूं और दूसरी पत्नी वैवाहिक रिश्तेदार हैं, इसलिए हम अजनबी नहीं हैं। चेन जिचुआन ने वे चेंगवो की ओर एक नजर डाली और तुरंत उससे शिष्टाचार का आदान प्रदान शुरू कर दिया। महज कुछ शब्दों में दोनों चुपचाप एक दूसरे के करीब आ गए। चेन जिचुआन को भटकते हुए देखकर उसके बगल में बैठी बूढ़ी औरत ने जानबूझकर दाव को याद दिलाया, साथी दाववादी चेन, जरूरी मामलों को पहले रखो। चेन जिचुआन ने सिर हिलाया, अपनी बातचीत रोक दी और फिर झाओ जिनगांग से कहा, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये पश्चिमी वन्य महाद्वीप के फू ड्रैगन वेई परिवार के वरिष्ठ वेई हैं। ये अंतिम चरण के उस्ताद हैं। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ वेई, नमस्कार। झाओ जिनगांग ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। चेन जिचुआन ने फिर कहा, वरिष्ठ वेई आज अपने कनिष्ठ शिष्य जिन फू के लिए यहाँ आए हैं। सटीक रूप से कहें तो वे अपने कनिष्ठ शिष्य को अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए वेई परिवार में वापस ले जा रहे हैं। क्या अपने पूर्वजों को पहचानना और अपनी जड़ों की ओर लौटना। क्या झाओ जिनफू हमारे झाओ परिवार का सदस्य नहीं है? वह वेई परिवार का सदस्य कैसे बन गया? टोनशिनतांग में चोन पीढ़ी के सभी सदस्य असमंजस में थे। हालांकि जिनके पीढ़ी जैसे उम्रदराज लोगों के चेहरे के भाव इस क्षण बदल गए। इसमें झाओ परिवार के भीतर का एक बहुत ही निजी और शर्मनाक मामला शामिल है, जो युवा पीढ़ी को अज्ञात है लेकिन उन्हें पूरी तरह से स्पष्ट है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय पूर्वज झाओ झोंगगे की एक पोती थी जिसका नाम झाओ चांगजी था, जिसे पूर्वज बहुत पसंद करते थे। हालांकि उसने कुछ ऐसा किया जिससे उस समय परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। झाओ चांगजी 6 महीने के लिए बाहर गए हुए थे। उसके लौटने पर पता चला कि वह गर्भवती थी और उसका बच्चा नाजायज था। हर किसी ने उससे पूछा कि उसके बच्चे का पिता कौन है, लेकिन झाओ चांगजी ने किसी भी कीमत पर बताने से इनकार कर दिया। इस घटना के कारण पूर्वज झाओ झोंगगे क्रोधित हो गए। झाओ चांगाजी के बच्चे को जन्म देने के बाद उन्होंने उसका विवाह हजारों मील दूर एक स्थान पर कर दिया। तब से वह झाओ परिवार में एक वर्जित विषय बन गई और किसी की भी उसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं रही। अगर कोई पूछे तो बस इतना कह देना कि उसकी मौत बच्चे को जन्म देते समय हो गई। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए ये कमीना जन्म से ही आध्यात्मिक गुणों से संपन्न था और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और बुद्धिमान था। अरे नहीं, क्या जिनफू के पिता वेई परिवार के सदस्य हो सकते हैं? ये सोचकर इस मामले की जानकारी रखने वाले सभी लोगों को एक अनहोनी का आभास हुआ। इस समय झाओ जिनदिंग ने संघर्ष करते हुए जमीन से उठकर आगे बढ़कर जोर से बहस की, तुम गलत हो। जिनफू मेरे झाओ परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है और वह कभी भी तुम्हारे वेई परिवार का सदस्य नहीं हो सकता। उस बूढ़ी औरत ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। इस बूढ़ी औरत ने इसे तीसरे दर्जे के वंश ताबीज से परखा है। इसमें निश्चित रूप से मेरे वेई परिवार का वंश है और इसका वंश मेरे पूर्वज के वंश से बेहद मिलता जुलता है। भला तीसरे दर्जे का वंश ताबीज कैसे गलत हो सकता है? ब्लडलाइन रूल निस्संदेह सही है, खासकर तीसरे स्तर पर। झाओ जिनदिंग अवाक रह गया, लेकिन झाओ जिनफू को देखते हुए उसने आशा की एक आखिरी किरण को थामे रखा। गोल्डन टेलिस्मान, तुम। झाओ जिनफू ने अचानक बीच में ही टोकते हुए शांत स्वर में कहा, मेरे पिता का उपनाम वेई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरा उपनाम भी वेई ही होगा। मुझे अब झाओ उपनाम की आवश्यकता नहीं है। आज से मैं अपना नाम बदलकर वेईफू रखूंगा और अब से मेरा आपके झाओ परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। अरे दरिंदे, झाओ परिवार ने इतने सालों में तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है? तुम। झाओ जिनदिंग कांप उठा। बूढ़े पूर्वज का शरीर अभी मुश्किल से ठंडा हुआ था, फिर भी झाओ जिनफू ने झाओ परिवार द्वारा उन्हें जीवनदान देने और पालने पोसने की दयालुता को पूरी तरह भुला दिया था और तथाकथित वेई परिवार के पास शरण लेने के लिए भाग गया था। छी, क्या वेई परिवार ने तुम्हें कभी एक निवाला खाना या एक बूंद दूध भी पिलाया है? तू दरिंदा। झाओ जिनदिंग बिना कुछ सोचे समझे उसे पीटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। वह आगे बढ़ा। झाओ परिवार के सदस्य भी धार्मिक आक्रोश से भर गए थे और वे चाहते थे कि वे इस कृतघ्न कमीने को पीट पीट कर मार डालें। हाँ, झाओ शेंग को छोड़कर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, उपनाम चाहे जो भी हो, वे सभी उनके वंशज थे।
चेन जिचुआन द्वारा उस बुजुर्ग महिला के प्रति दिखाए गए असाधारण आतिथ्य सत्कार को देखते हुए ये तथाकथित फू ड्रैगन वेई परिवार बिल्कुल भी साधारण नहीं है। झाओ चोंगवेई की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह धीरे से बोली, भाई जिनफू, आप झाओ परिवार की सबसे बड़ी शाखा के सीधे वंशज हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपना उपनाम बदल सकते हैं। हम्फ। बूढ़ी औरत ने अपनी आस्तीन लहराए और झाओ जिनडिंग, जो पागल बाघ की तरह लोगों पर झपटने और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, एक बार फिर दूर जा गिरा, जमीन पर 7-8 बार लुढ़का और उसके सातों छिद्रों से खून बहने लगा। झाओ जिंगांग शांत रहे और दाओ से पूछने से पहले अपने शब्दों पर सावधानीपूर्वक विचार किया। जिनफू, वेई परिवार में ऐसी क्या खास बात है? भले ही वेई परिवार झाओ परिवार से अधिक शक्तिशाली हो, आप झाओ परिवार के सीधे पोते हैं। एक बार जब आप स्थापित हो जाएंगे तो अंततः झाओ परिवार आपको सौंप दिया जाएगा। झाओ जिनफू के चेहरे पर व्यंग्य की एक झलक दिखाई दी और उसने घृणा से कहा, झाओ परिवार, देखो, तुम झाओ परिवार की 2 शाखाएं आपस में लड़ रही हो, एक दूसरे को फंसा रही हो और एक मामूली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल के लिए बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत कर रही हो। बोलते हुए उन्होंने मुख्य हॉल के ऊपर लगी पट्टिका की ओर इशारा किया जिस पर टोनशिन हॉल लिखा था और कहा, हम टोनशिन हॉल। क्या मजाक है? मुझे झाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं झाओ परिवार का सदस्य नहीं बनना चाहता। उसने एक थैला निकाला और कहा, तुम्हारे झाओ परिवार ने मुझे इतने वर्षों में जो कुछ दिया है, मैं आज उसका दुगुना तुम्हें लौटा रहा हूं। झाओ जिनफू ने मुख्य कक्ष में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को घूर कर देखा और फिर उन्होंने झाओ शिंग को देखा, जिनके चेहरे पर शांत भाव थे। वह काफी हैरान था, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुख्य घर में ऐसा कोई व्यक्ति होगा। उसकी शक्ल सूरत देखकर झाओ जिनफू को अचानक याद आया कि इस व्यक्ति का शिष्टाचार नाम झाओ झाओ शेन प्रतीत होता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया और दाओ से कहा, तुम्हारा झाओ परिवार पूरी तरह से भ्रष्ट है। इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो किसी तरह स्वीकार्य है। आज मैं ये सब काम उसे सौंप रहा हूं। इतना कहकर उसने स्टोरेज पाउच को झाओ शेन की बाहों में फेंक दिया। आज से ड्रैगन काप झील के झाओ परिवार का मुझसे कोई संबंध नहीं रहेगा। इतना कहकर झाओ जिनफू मुड़े और पीछे देखे बिना टोंगशिनटांग से बाहर निकल गए। हे झाओ परिवार, वेई परिवार की बूढ़ी महिला ने 2 बार उपहास उड़ाने के बाद मुड़कर झाओ जिनफू के पीछे पीछे चली गई। उनकी नज़र में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के झाओ परिवार के पास भी कोई पंथवादी नहीं है, इसलिए वह एक मजाक के समान है। वे वेई परिवार के जूते उठाने के भी लायक नहीं है। जब मैंने वेई परिवार की उस बूढ़ी महिला को जाते हुए देखा तो मैंने मन ही मन सोचा, इस तमाशे का अंत होना ही चाहिए। तो उसने झाओ जिनगांग को आंख मार दी। झाओ जिनगांग समझ गई और उसने हल्के से सिर हिलाया। वह झाओ शेंग के पास पहुंचा, अपना हाथ बढ़ाया और चिल्लाया, मुझे दे दो। झाओ शेंग एक कदम पीछे हट गया और चुप रहा, क्योंकि उन्हें एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। कबीले की सबसे वरिष्ठ शाखा के सदस्य पहले से ही हंगामा मचा रहे थे। अरे बूढ़े आदमी, अगर तुम्हें स्टोरेज पाउच चुराना है तो पहले हमारे बड़े बेटे के परिवार से अनुमति लेनी होगी। जिनफू हमारी मुख्य शाखा से है और स्टोरेज पाउच भी हमारी मुख्य शाखा को ही दिया गया था। स्वाभाविक रूप से इन वस्तुओं को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। झाओ शेन के शिष्टाचार नाम से जल्दी यहाँ आओ। अपने सामान का ध्यान रखो, किसी को इसे चुराने मत दो। झाओ परिवार में हर कोई दाओ को जानता है और यह भी जानता है कि परिवार ने वर्षों से झाओ जिनफू में कितने संसाधन निवेश किए हैं। आप आसानी से एक और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल खरीद सकते हैं, दोगुनी राशि खरीदने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अमरता की साधना करने वाले लोग अविश्वसनीय रूप से व्यवहारिक होते हैं और वे जानते हैं कि दाओ झाओ जिनफू अपने परिवार से संबंध तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। चून की स्थिति सुधरने लायक नहीं थी, इसलिए कबीले के अधिकांश लोगों ने तुरंत अपना इरादा बदल लिया और अपना ध्यान झाओ शेन की ओर मोड़ दिया। उनकी आंखों में लालच, लालसा और ईर्ष्या भरी हुई थी। उनकी दूरदर्शिता की कमी और खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें दोष न दें। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वे उन दिनों से सचमुच तंग आ चुके थे जब वे स्पिरिट स्टोन को तोड़कर पैसे खर्च करते थे। मुझे एक सुझाव चाहिए और मैं साथी दाववादियों से किसी भी प्रकार की सहायता की सराहना करूंगा। झाओ जिनपिंग, जो आमतौर पर झाओ शेन को नीचा समझते थे, अचानक पागलों की तरह आगे बढ़े, उनका रास्ता रोक दिया और झाओ जिनगांग को कोसने लगे। अरे बेशर्म बुढ़िया, उस दरिंदे ने पहले ही कह दिया था कि हमारे बड़े बेटे के परिवार को इसे संभालना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर इसे हथियाने की कोशिश करने की?
क्या तुम परिवार के खानदानी नियमों को भूल गई हो? यह मत भूलो कि हमारे बड़े बेटे के परिवार की जिम्मेदारी अभी भी झाओ परिवार की है। झाओ जिंगांग ने दाव को जवाब देते हुए कहा, नियमों की बात करें तो क्या आप भूल गए हैं कि मैं भी परिवार का मुखिया हूँ। मुखिया की अनुपस्थिति में झाओ परिवार से संबंधित किसी भी मामले को संभालने का अधिकार मेरे पास है। कुलपति शब्द सुनते ही झाओ जिनपेंग के चेहरे के भाव बदल गए और ऑरा हिचकिचा उठी। परिवार की दूसरी शाखा यूजी से शुरू होकर को दबाने के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट द्वारा झाओ परिवार के मुखिया को नियुक्त किया गया था। पूर्वज भी एक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। झाओ परिवार के पूर्वज जिनके परिवार की स्थापना हुई थी का निधन अचानक हो गया और वे परिवार के मुखिया का पद किसी और को सौंपने से पहले ही चल बसे। यही एक कारण है कि दोनों परिवारों के बीच संघर्ष इतनी तेजी से बढ़ गया। तभी चेन जिचुआन ने अनायास ही एक वाक्य कहा, चूंकि ऐसा है तो आप अभी परिवार के मुखिया का चुनाव क्यों नहीं कर लेते। वे चेंगवो ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, साथी दाववादी चेन सही कह रहे हैं। ससुराल वालों के तौर पर मैं उनसे सहमत हूं। इसमें आपत्ति किसकी है? ये शब्द एक स्थिरकारी शक्ति की तरह पल भर में स्थिति को रोक दिया। दो संस्थापक संस्थाओं के कृषक ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, तो सबसे बड़ा बेटा इस खेल को कैसे खेलेगा। जल्द ही कुछ बुद्धिमान लोगों को यह आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। इन दोनों ने स्पष्ट रूप से पहले से ही इसकी योजना बनाई थी और जाहिर तौर पर वे दूसरी पत्नी का समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद चेन जिचुआन ने कहा, सबसे निष्पक्ष तरीके से झाओ परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास अब अपने दिल में परिवार के मुखिया को चुनने के लिए एक वोट है। बिल्कुल सही, यह उचित है। वे चेंग ने भी दाव की बात से सहमति जताई। छी, निष्पक्षता तो बिल्कुल भी नहीं। वर्तमान में टोनशिनतांग में सबसे पुरानी शाखा में केवल 11 लोग हैं, जबकि दूसरी शाखा में 14 लोग हैं। लगता है हमारी हार तय है। जब तक मैं असहमत हूँ। हमारे झाओ परिवार में कुल 31 साधक हैं। उनमें से केवल 25 ही अभी उपस्थित हैं। जब तक वे सभी यहाँ उपस्थित नहीं होंगे, मैं इस तरीके से बिल्कुल सहमत नहीं होऊंगा। झाओ जिनडिंग एक अजेय तिलचिट्टे की तरह है। उन्होंने निर्णायक क्षण में साहपूर्वक फिर से कदम बढ़ाया। चेन जिचुआन और वेई चेंग ने एक दूसरे पर नजर डाली। वेई चेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्यूई अपनी तीव्र और घातक आभा के साथ झाओ जिनडिंग पर चिल्लाया और पूछा, क्या तुम सचमुच आपत्ति करने वाले हो? ये देखकर कि यह एक गलती थी, वह घातक बल से हमला करने ही वाला था। झाओ जिनडिंग आखिरकार हिचकिचा गया। इस समय झाओ जिंगांग ने मुड़कर मुख्य परिवार के सदस्यों के पास जाकर घमंड से घोषणा की, जो लोग मुझे परिवार का मुखिया चुनते हैं, उनके साथ हुए पुराने मतभेद भुला दिए जाएंगे और अब से हम सब मिलकर एक साझा लक्ष्य की ओर काम करेंगे। भंडार थैली की सामग्री भी सभी के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी। यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। तुम एक आवारा साधक बन जाओगे, एक ऐसा घुमक्कड़ जिसका कोई ठिकाना नहीं होगा और जिसके सामान्य रिश्तेदार तुम्हारे अस्तित्व से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। जो इच्छुक हैं, वे मेरे पीछे खड़े हो जाओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, परिवार की सबसे बड़ी शाखा के सदस्य एक दूसरे को निःसंकोच देखने लगे। लेकिन जल्द ही डगमगाते इरादों वाले दो लोग हिलने लगे। उनके सिर लगभग जमीन को छू रहे थे। वे अपने साथी कबीले वालों की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फिर कबीले के 3 और लोग बाहर आए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मुझे पूरे परिवार का भरण पोषण करना है। मेरा जन्म ड्रैगन काप झील में हुआ था और मैं यहीं मरना भी चाहता हूँ। 2 झाओ अक्षर एक ही बार में नहीं लिखे जा सकते, तो फिर जबरदस्ती क्यों करें? खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। चलते चलते वह लगातार खुद से कुछ बुदा रहा था और यह स्पष्ट नहीं था कि दाव दूसरों से बात कर रहा था या खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे परिवार की मुख्य शाखा में लोगों की संख्या कम होती गई, यहाँ तक कि केवल 4 लोग ही बचे, झाओ जिनडिंग, झाओ चोनवेई और झाओ शेंग। एक और व्यक्ति था जिसने सभी को चौंका दिया। इस व्यक्ति का चेहरा ईमानदार था और उससे दवाइयों की तेज गंध आती थी। वह झाओ परिवार का इकलौता रसायन शास्त्री था। झाओ केरू। झाओ जिनपेंग, जो बहुत ही व्यावहारिक थे, तुरंत चिल्लाए, केरू, क्या तुम भ्रमित हो? अभी यहीं आओ। नहीं छठे चाचा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। झाओ केरू ने अपने सिर के पीछे खुजली करते हुए कुछ शर्मिंदा होकर कहा। इतने सारे लोगों को अपनी वफादारी तोड़ते देख झाओ जिनडिंग क्रोधित हो गया। वह गुस्से में अपशब्दों की बौछार करने ही वाला था। तभी झाओ शेंग ने उसके कंधे पर थपथपाया और फिर आगे खड़ा हो गया। इस समय वह असामान्य रूप से शांत था।
हालांकि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि झाओ परिवार का मुखिया कौन है, लेकिन वे चुपचाप खड़े होकर झाओ परिवार को बाहरी लोगों द्वारा हेरफेर करते हुए नहीं देख सकते थे। इसके अलावा झाओ जिनफू उतना निर्दयी और क्रूर नहीं है जितना कोई सोच सकता है। जो चीज उसने अपने स्टोरेज पाउच में छोड़ दी थी, वह इस समय बहुत काम आ रही है। फाउंडेशन के दोनों सदस्यों को आदरपूर्वक प्रणाम करने के बाद झाओ शेंग ने कहा, वरिष्ठ चेन पूर्वज वेई जूनियर, मैं आपके प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हूं। हालांकि चूंकि यह मामला बहुत जल्दबाजी में है, क्या आप कृपया हमें इस पर आगे चर्चा करने के लिए कुछ निजी समय दे सकते हैं? अगर हम समझौता कर लेते तो तुम्हारे झाओ परिवार का ये हाल नहीं होता। बच्चे, अब और व्यर्थ के संघर्ष मत करो, इधर आओ, वेई चेंगवो ने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। जूनियर को सिर्फ 15 मिनट चाहिए। समय समाप्त होने के बाद परिणाम चाहे जो भी हो, मैं स्टोरेज पाउच उसे सौंपने के लिए तैयार हूं। हालांकि झाओ जिनफू अब झाओ परिवार को अपना नहीं मानते, फिर भी उनके खून में झाओ परिवार का खून बहता है। अगर उन्हें पता चले कि उनके जाने के तुरंत बाद किसी ने उनके फैसले को पलट दिया, तो मुझे लगता है कि वे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। फू ड्रैगन का वेई परिवार भी चुप नहीं बैठेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चेन जिचुआन ने भौहें चढ़ा ली। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन वह जानता है कि दाओक्सी वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट का फू ड्रैगन वेई परिवार एक विशालकाय संस्था है जो जियांग संप्रदाय से किसी भी तरह कमतर नहीं है। ये परिवार विशेषज्ञों से भरा हुआ है और प्रत्येक पीढ़ी में एक नवजात आत्मा पूर्वज नेतृत्व करता है। वेई चेंग, जो एक बूढ़ा और चतुर व्यक्ति था, चेन जिचुआन के व्यवहार से समझ गया था कि फू ड्रैगन का वेई परिवार असाधारण होना चाहिए, अन्यथा वे इतने सतर्क नहीं होते। ये तो मजाक है। झाओ जिनफू अब झाओ परिवार का सदस्य नहीं है, उसे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। झाओ जिंगान का वाक्य बीच में ही बाधित हो गया। ठीक है, मैं आपको इस पर चर्चा करने के लिए 15 मिनट देता हूं। भाई वे, चलिए चलते हैं। इस बिंदु पर चेन जिचुआन ने दिखावा करना बंद कर दिया और सीधे वेई चेंगवो को आदेश देते हुए एक आदेशात्मक स्वर में बोली। वेई चेंग ने एक शब्द भी नहीं कहा और अपने कबीले के लोगों को लेकर चेन जिचुआन के पीछे पीछे टोनगक्सिन हॉल से बाहर निकल गया। टोनशिनतान के दरवाजे बंद होते ही झाओ जिंगान, जो पूरी तरह से असंतुष्ट दिख रही थी, ने अधीरता से कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो बोलिए। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। इससे वह बहुत नाराज हुआ और उसने भविष्य में झाओ शेंग के लिए मुश्किलें खड़ी करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। झाओ शेंग ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनके शब्दों ने तुरंत सभी के चेहरे के भाव बदल दिए। क्या आप सब भूल गए हैं कि ड्रैगन काप झील के पट्टे की अवधि 10 साल से भी कम बची है? ये बयान उस सच्चाई को स्पष्ट रूप से उजागर करता है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। जी हाँ, 200 साल का पट्टा समाप्त होने वाला है। तब झाओ परिवार का क्या होगा? झाओ कबीले के बुजुर्ग की धमकी अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन अब एक वास्तविक संकट आने वाला था। क्या वह सचमुच हालात बदल सकता है? किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर जियांग संप्रदाय ड्रैगन काप झील को वापस लेने पर अड़ा रहता है तो झाओ परिवार को क्या करना चाहिए? वे आसानी से स्वतंत्र साधक बन सकते थे, लेकिन झाओ कबीले के 50,000 सदस्य एक जबरदस्त चुनौती पेश करते थे। क्या दाव सचमुच उन सभी को ड्रैगन काप झील से कहीं और स्थानांतरित करने जा रहा है? भीड़ की हताशा देखकर झाओ जिंगांग ने उन्हें पीटने का मन बना लिया। दाव ने कहा, चिंता मत करो, एक बार जब मैं अपनी नींव स्थापित कर लूंगा तो मैं सीनियर चेन को मध्यस्थता करने के लिए जरूर मना लूंगा। मुझे नहीं लगता कि जियांग संप्रदाय ऐसा करेगा। झाओ शेंग हंसते हुए बोले, क्या आप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में सफलता की गारंटी दे सकते हैं? क्या आप चेन जिचुआन के हान ओल्ड एंसेस्टर के स्तर तक पहुंचने की गारंटी दे सकते हैं? जवाब का इंतजार किए बिना झाओ शेंग ने दृढ़ता से कहा, ऐसा नहीं हो सकता। आप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की गारंटी नहीं दे सकते और चेन जिचुआन निश्चित रूप से हान पूर्वज की तरह निर्लज नहीं होगा। कहावत है, पहाड़ गिरते हैं, लोग भाग जाते हैं। भ्रम छोड़ो और वास्तविकता का सामना करो। झाओ परिवार की मदद कोई नहीं कर सकता, हमें खुद पर निर्भर रहना होगा। सभी को गहन चिंतन में डूबा देखकर झाओ शेंग ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपने थैले से सफेद जेड पत्थर की बनी औषधि की बोतल निकाली। हल्की हरी रोशनी उत्सर्जित करती हुई एक गोल औषधीय गोली बाहर निकली। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डैन, किसी ने चिल्लाकर कहा। दरअसल जाने से पहले झाओ जिनफू ने जियांग संप्रदाय से एक निम्न श्रेणी का सिक्का बदलकर एक अच्छा कार्य किया। संस्था की स्थापना का भार झाओ परिवार को सौंपा गया।
वह शायद दाओ को जानता था कि झाओ परिवार के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट एक मजबूत नींव का अभाव है। कल्टीवेटर ड्रैगन काप झील पर स्थित है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल दिखाने के बाद झाओ शिंग ने उसे रख दिया और आगे कहा, दाओ, अब हमारे पास कुल 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल हैं। सबसे उचित तरीका यह है कि हम दोनों परिवारों को एक एक दे दें। संयोग से हमारे दोनों परिवारों में ची रिफाइनिंग की सुविधा है। बहुत बढ़िया, इस तरह बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर झाओ परिवार के सदस्य अचानक समझ गए और सभी ने कुल के 2 बुजुर्गों, झाओ जिनडिंग और झाओ जिनगांग की ओर देखा। झाओ जिनगांग ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और दाओ से पूछा, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की सफलता दर बढ़ाने के लिए दोनों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां केवल एक ही व्यक्ति को देना सबसे अच्छा है। झाओ शेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है कि दूसरे दादा दाओ का सुझाव सही है। मुख्य बात यह है कि समय पर्याप्त नहीं है। उनके याद दिलाने के बाद अचानक सभी को बात समझ में आ गई और सबने सहमति में सिर हिलाया। दाओ ची शोधन, महान पूर्णता, उन्नत आधारभूत स्थापना के क्षेत्र को जानना कोई आसान काम नहीं है। यदि आधारभूत स्थापना विफल हो जाती है तो इससे मूल ऊर्जा को गंभीर क्षति पहुंचेगी और इससे उबरने में 10 साल लग सकते हैं। झाओ परिवार को इस समय सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वह है समय। झाओ जिनगांग को जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह बेहद अनिच्छुक था। दशकों से संजोई उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी, लेकिन अब एक बच्चे ने उसे बर्बाद कर दिया था। हालांकि अकाट्य तथ्यों का सामना करते हुए उनके पास सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन भले ही आपकी बात में दम हो, मैं झाओ परिवार का मुखिया बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। उसने कड़वाहट से कहा, मानो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा हो। झाओ शेंग ने दाओ को याद दिलाया, यदि संस्था स्थापना सफल हो जाती है तो कोई भी आपसे परिवार के मुखिया का पद नहीं छीन सकता। यदि यह विफल हो जाती है तो आपके परिवार के मुखिया बनने का क्या अर्थ है? ये सुनकर झाओ जिनगांग अवाक रह गया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और फिर पीला पड़ गया। झाओ परिवार के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार में मुखिया है या नहीं, ये तो बस एक स्मारक पट्टिका है। आप मुखिया हो सकते हैं, मैं मुखिया हो सकता हूं, कोई भी मुखिया हो सकता है। झाओ शेंग के बोलने के बाद झाओ जिनगांग को अचानक अपने दिल में एक टीस महसूस हुई, मानो उसने कुछ समझ लिया हो। अगले ही पल वह अचानक बोल पड़ा, मेरा सुझाव है कि परिवार के मुखिया का पद अस्थायी रूप से झाओ शेंग के शिष्टाचार नाम से संभाला जाए, और फिर जब कोई सफलतापूर्वक नींव स्थापित कर ले तो परिवार के मुखिया को बदला जा सकता है। चूंकि परिवार के मुखिया का पद एक बोझ बन गया था, इसलिए झाओ जिनगांग ने पूरी तरह से पद छोड़ दिया और स्वेच्छा से झाओ शेंग के शिष्टाचार नाम को उस पद पर आगे बढ़ा दिया। इस तरह वे स्टोरेज पाउच की सामग्री को कानूनी रूप से आपस में बांट सकते हैं और साथ ही किसी एक व्यक्ति को घर के मुखिया का पद संभालने की अनुमति भी दे सकते हैं। वैसे भी झाओ झाओशेन का शिष्टाचार नाम महत्वहीन है और उसका कोई प्रभाव नहीं है, वह केवल एक नामात्र का मुखिया है। इन शब्दों से भीड़ में एक बार फिर हंगामा मच गया, लेकिन जल्द ही कुछ बुद्धिमान आदिवासियों की आंखें चमकने लगीं। मैं सहमत हूँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ। झाओ शेन को कुछ महीनों के लिए अस्थायी रूप से शिष्टाचार नाम धारण करने दें। कुल के वरिष्ठों के सफलतापूर्वक पदोन्नति हो जाने के बाद वे पद छोड़ सकते हैं। पलक झपकते ही झाओ परिवार के अधिकांश सदस्य एकमत हो गए और अंत में झाओ जिनडिंग भी सहमत हो गए। इस समय झाओ शेंग हक्का बक्का रह गया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि झाओ जिनगांग इस तरह का कोई विचित्र कदम उठाएगा और वास्तव में इसे अधिकांश लोगों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। वह मना करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जो व्यक्ति जनता का सच्चा विश्वास रखता है वही परिवार का मुखिया बनने के लिए नियत है। 15 मिनट बाद जब वेई चेन को पता चला कि झाओ झाओशिन झाओ परिवार के नए मुखिया बन गए हैं, तो वह मौके पर ही हंस पड़ा, जबकि चेन जिचुआन ने अपना सिर हिलाया और बार बार आहें भरी। लेकिन कई बार यह पुष्टि करने के बाद कि यह कोई मजाक नहीं था, वेई चेन ने घातक इरादे से झाओशिन को घूर कर देखा। इस बच्चे ने वर्षों से वेई परिवार की योजनाओं को बर्बाद कर दिया। मैं उसी क्षण वेई चेन के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन मैं चेन जिचुआन के सामने ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि दूसरा पक्ष अंततः जियांग संप्रदाय का शिष्य है और झाओ परिवार के निकम्मे लोगों के समूह ने गलती से 10,000 मील की एक रेखा वाला ताबीज जारी कर दिया। परिणामों के भय से वेई चेन के पास अपने क्रोध को दबाने और अपने लोगों को खाली हाथ वापस ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालात बिगड़ते देख चेन जिचुआन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। हालांकि वह वेई चेंगबो जितना क्रोधित नहीं था।
अगर एक योजना विफल हो जाती है तो हम हमेशा दूसरी योजना तलाश सकते हैं। झाओ परिवार, मांस का यह मोटा टुकड़ा उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। वैसे ड्रैगन काप झील का पट्टा जल्द ही समाप्त होने वाला है। चेन जिचुआन ने मुस्कुराते हुए सोचा और वहां से चला गया। 2 सप्ताह बाद हल्की हवा चल रही थी और सूरज की गर्माहट महसूस हो रही थी। ड्रैगन काप झील पर लगभग 3 या 4 मीटर लंबी एक लकड़ी की नाव पानी की सतह पर तैर रही है। दूर से नाव के बाईं ओर से मछली पकड़ने वाली छड़ों की एक कतार दिखाई दे रही है, जिनमें से 7 या 8 मछली पकड़ने वाली डोरियां पानी में डूबी हुई हैं और हवा के झोंके से उनके फ्लोट हल्के से हिल रहे हैं। कुछ ही क्षण बाद फ्लोट अचानक डूब गया। झाओ ताई तेजी से आगे बढ़ा, मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़ी और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचते हुए खुशी से चिल्लाया, युवा मालिक, मछली ने चारा ले लिया है। झाओ शेंग ने झाओ ताई की चीखें अनसुनी कर दी। इस समय वह केबिन में ठंडी चटाई पर पालथी मारकर बैठा था, हाथ में एक प्राचीन पुस्तक लिए हुए उसे बड़े चाव से पढ़ रहा था। तावीज़, वह व्यक्ति जो लेखन, चित्रों और सुलेख के माध्यम से ईश्वर से संवाद करता है। उद्धरण चिन्ह ची सहज और अद्वितीय है, इसकी अपनी आत्मा होती है और इसे ताबीज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब सभी रहस्य आपस में जुड़ जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रकाश चमकता है और ताबीज पूर्ण हो जाता है। झाओ शेंग की निगाहें उन 3 वाक्यों पर काफी देर तक टिकी रहीं, उनका मन विचारों में खो गया था। इन 3 वाक्यों से ही उन्हें बहुत लाभ हुआ। द एडवर्ड मिस्टीरियस टेलिस्मैन स्क्रिप्चर नामक इस पुस्तक की सामान्य रूपरेखा स्पष्ट रूप से ताबीज के सच्चे सार को इंगित करती है। ये झाओ शेंग है। यहाँ तक कि कमजोर समझ क्षमता वाला व्यक्ति भी बता सकता है कि ये तीनों वाक्य स्पष्ट रूप से एक प्रगतिशील संबंध में व्यवस्थित हैं, जो ताबीज को परिष्कृत करने और बनाने की विधि को विस्तार से समझाते हैं। इन 3 वाक्यों में से पहला वाक्य प्रतीक क्या है के बारे में है, दूसरा वाक्य प्रतीक की कुंजी कहाँ निहित है के बारे में है और तीसरा वाक्य प्रतीक कैसे बनाया जाता है के बारे में है। झाओ शेंग के लिए प्रतीकों पर उन 3 वाक्यों का वास्तविक मूल्य वाक्यों में ही नहीं बल्कि उनके द्वारा सन्निहित विशिष्ट पदानुक्रम में, साथ ही साथ उनके संक्षिप्त और आवश्यक कार्य में निहित है। इन 3 वाक्यों के साथ Z0 रहस्यमय ताबीज शास्त्र में सौदाओं सच्चे ताबीज अब जटिल और पेचीदा छवियों की एक श्रृंखला नहीं रह जाते हैं, बल्कि परत दर परत उत्कृष्ट प्रतीक बन जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी आंतरिक उत्पत्ति होती है। ये बात समझकर झाओ शेंग बेहद भावुक हो गए और उनके विचार भटकने लगे। एडवर्ड मिस्टीरियस टेलिस्मान स्क्रिप्चर झाओ जिनफू द्वारा छोड़े गए एक भंडारण थैली में पाया गया था। उसने इस पवित्र ग्रंथ को पीछे क्यों छोड़ा? क्या ये जानबूझकर किया गया था या यह अनजाने में हुआ था? भले ही झाओ शेंग मंद बुद्धि होता, फिर भी वह ये समझ सकता था कि यह ताबीज ग्रंथ किसी भी संप्रदाय का एक गुप्त खजाना है, जिसे किसी को भी नहीं दिखाया जाना चाहिए बल्कि सच्ची परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। झाओ शेंग अब झाओ जिनफू को समझ नहीं पा रहा था। उसकी स्मृति में स्वार्थी और आत्म केंद्रित छवि धुंधली सी हो गई थी। उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ ही रहा था कि नाव के पास पानी में अचानक हलचल मच गई और पानी से एक सिर बाहर निकला। फिर एक कोमल हाथ ने नाव के किनारे को पकड़ा और एक झटके में एक दुबला पतला गंजा आदमी पानी से पलटकर नाव में आ गिरा। उसकी कमर के चारों ओर गहरे हरे रंग के जलीय पौधों के 1 दर्जन से अधिक कुंडल थे, जिनमें से प्रत्येक 7 या 8 फीट लंबा और उंगली जितना मोटा था, जिसकी सतह पर नीले प्रकाश के धब्बे थे। झाओ ताई नवागंतुक को नाव पर चढ़ते देख क्रोधित हो उठा। उसने चिल्लाकर कहा, झाओ शियाओकी, तुम फिर से नाव पर क्यों हो? क्या तुम नाव को गंदा करने की जिम्मेदारी ले सकती हो? भाई ताई, कृपया इतने असभ्य मत बनिए। अगली बार मैं निश्चित रूप से अधिक सावधान रहूंगा। दुबली पतली झाओ शियाओ की मुस्कुराए और बार बार झुककर दया की भीख मांगने लगी। उसे इस बात का जरा भी डर नहीं था कि झाओ ताई युवा स्वामी के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। उनकी बातचीत सुनकर झाओ शेंग की नींद खुल गई। उसने ऊपर देखा तो झाओ शियाओकी के शरीर पर नीली घास दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने दाओ को इशारा करते हुए कहा, शियाओकी, इधर आओ। युवा स्वामी का बुलावा सुनकर झाओ शियाओकी झाओ शेंग के पास दौड़ी और आध्यात्मिक पौधे को खोलते हुए गर्व से बोली, हे महोदय, क्या आपको लगता है कि ये कुछ नीले घास के पौधे काफी पुराने हैं? झाओ शेंग ने नीली घास की चिपचिपी बाहरी परत को चुटकी से पकड़ा और उसे सूंघने के लिए पास लाया। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और दाओ की प्रशंसा करते हुए कहा, बुरा नहीं है, ये 100 साल से भी अधिक पुरानी है। नन्हेची, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम सचमुच झाओ परिवार के समकालीन ड्रैगन इन द वेव्स कहलाने के योग्य हो। अरे वाह, मैं इतनी प्रशंसा पाकर बहुत खुश हूँ गुरुजी। मुझे शर्म आ रही है।
झाओ शियाओकी खुश तो लग रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में उसके दांत दिख रहे थे। साधना संप्रदायों की ताकत के विपरीत अपर्याप्त शक्ति वाले कुछ साधना परिवार अक्सर अपने सांसारिक रिश्तेदारों की शक्ति का पूरा उपयोग करते हैं। ड्रैगन काप झील के झाओ परिवार की तरह इस परिवार में केवल लगभग 30 साधक हैं, लेकिन पूरे कुल में 50,000 से अधिक सदस्य हैं। झाओ परिवार में झाओ शियाओकी जैसे कई नश्वर प्राणी हैं जो साधकों की सेवा करते हैं। वे परिवार के साधकों के लिए छोटी मोटी परेशानियों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पानी में जाना, जालों से आध्यात्मिक मछलियां पकड़ने के लिए नाव चलाना, कुछ जड़ी बूटियों को संसाधित करना और ताबीज के लिए कच्चा माल बनाना आदि। झाओ शियाओकी की प्रशंसा होते देख झाओ ताई ने जल्दी से झाओ शेंग को 2 फुट लंबी, पतली और शक्तिशाली लाल काप मछली भेंट की, जिसके शल्क खून जैसे लाल थे और आंखें जैद जैसी थीं। युवा स्वामी, आपको ये लाल काप मछली कैसी लगी? झाओ शेंग ने एक नजर डाली और सिर हिलाते हुए कहा, ये तो अभी 3 फीट लंबा भी नहीं है, बहुत छोटा है, इसे जाने दो। ये सुनकर झाओ ताई उदास होकर नाव के किनारे गया और लाल काप मछली को वापस झील में छोड़ दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें उस आत्मा मछली को क्यों छोड़ना पड़ा जिसे वे अंततः पकड़ने में कामयाब हुए थे, और न ही उन्हें समझ आया कि पुराने पूर्वज संप्रदाय ने ऐसा अजीब नियम क्यों बनाया था। भले ही इसकी लंबाई 3 फीट से कम हो, फिर भी यह एक आध्यात्मिक मछली है। इसके 1 पाउंड मांस की कीमत स्पिरिट स्टोन के बराबर हो सकती है। झाओ ताई सतत विकास के सिद्धांतों से परिचित नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें यह समझ नहीं आया कि झाओ शेंग ने उस समय यह नियम क्यों बनाया था। झाओ ताई को कोई सफलता न मिलते देख झाओ शियाओकी 2 बार खिलखिलाकर हंसी और फिर विनम्रता से बोली, दादाजी, क्या आपको लगता है कि ये कुछ नीली घास काफी है? अगर नहीं तो मैं फिर से पानी में चली जाऊंगी। झाओ शेंग ने नीली घास को अपने थैले में रखा और सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, अभी के लिए इतना काफी है। वापस जाओ और पुण्यशाला में जाकर अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त करो। ये सुनकर झाओ शियाओकी अत्यंत प्रसन्न हुई। गुड डीड्स हॉल के पुण्य अमूल्य थे, जिन्हें सोने चांदी से नहीं खरीदा जा सकता था। इन्हें नश्वर संसार में कई दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुओं जैसे जादुई ताबीज, स्पिरिट पिल्स और उन्नत मार्शल आर्ट तकनीकों के बदले प्राप्त किया जा सकता था। दादाजी, कृपया एक पल रुकिए, शाओ क्यूई आपके लिए कुछ और लेकर आती है। इतना कहकर वह मुड़ा और पानी में छलांग लगा दी और देखते ही देखते सतह से गायब हो गया। झाओ शेंग के पास इसे रोकने का समय नहीं था। ये देखकर झाओ शेंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। शायद ये झाओ परिवार का मुखिया बनने का ही परिणाम है। परिवार के मुखिया के रूप में नियुक्त होने के बाद से झाओ शेंग के पास वास्तविक शक्ति बहुत कम रही है। पारिवारिक मामलों में उनकी कोई राय नहीं है और वे उनका प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। हालांकि परिवार के मुखिया को इससे जुड़े कुछ विशेषाधिकार अभी भी प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए वह अच्छे कर्म सौंप सकता है, नश्वर परिवार का प्रबंधन करने की शक्ति रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 साधना कक्षों में से एक कक्ष परिवार के मुखिया के लिए आरक्षित है। विशेष रूप से कल्टीवेट कक्ष का अनन्य अधिकार। ड्रैगन काप झील में स्पिरिट काप मछली पकड़ने के लिए आने का उनका कारण कुछ वरिष्ठ मछुआरों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न से बचना था। बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक मार्ग पर सीमित संख्या में साधना कक्षों और पारिवारिक साधकों की कहीं अधिक संख्या के कारण गंभीर कमी उत्पन्न हो गई है। विशेषकर जब कुल के 2 वरिष्ठ बुजुर्ग झाओ जिनडिंग और झाओ जिनगांग ने 2 कमरे ले लिए तो साधना कक्ष और भी तंग हो गया। दिन के हर घंटे हर साधना कक्ष पूरी तरह से भरा रहता है। इसलिए झाओ शेंग के हाथों में मौजूद कल्टीवेट रूम एक अत्यधिक मांग वाली वस्तु बन गया। झाओ चोनवेई द्वारा साधना कक्ष को सफलतापूर्वक उधार लेने के बाद अमर साधकों की मुख्य शाखा के सदस्य भी साधना कक्ष को उधार लेने के लिए होड़ में उस स्थान पर उमड़ पड़े। हालांकि झाओ शेंग इस मामले पर बहुत दृढ़ थे और निष्पक्षता और तटस्थता के सिद्धांतों का पालन करते थे। वह कुटिल होकर नहीं बैठेगा। पहली पत्नी और दूसरी पत्नी दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निजी कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले 6 घंटों के अलावा शेष 6 घंटे दोनों परिवारों के बीच विभाजित किए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन बारी बारी से इनका उपयोग करता है। इसके लिए उनके कमरे के बड़ों ने बार बार उनकी शिकायत की और उनकी आलोचना की, लेकिन झाओ शेंग अविचलित रहे। यदि झाओ परिवार को विकास और समृद्धि हासिल करनी है तो एकता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी शक्तिशाली ताकत का पतन अक्सर आंतरिक कलह से शुरू होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो झाओ शेंग का पुनर्जन्म समय पर हुआ था। अगर ये 10 या 20 साल बाद होता तो झाओ परिवार शायद बहुत पहले ही बिखर चुका है।
परिवार के मुखिया बनने के दिन से ही झाओ शेंग ने परिवार की दोनों शाखाओं के बीच की दूरी और संघर्षों को धीरे धीरे सुलझाने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने कबीले के सदस्यों के लिए पिछले 2 वर्षों के अंतिम संस्कार भत्ते की भरपाई करने का प्रस्ताव रखा। झाओ जिनफू द्वारा छोड़े गए भंडारण थैली में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल और ज़ैड वॉर टेलिस्मैन स्क्रिप्चर के अलावा कुछ अन्य खजाने भी थे, जैसे कि लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन, टेलिस्मैन, मैजिकल आर्टिफैक्ट और मेडिसिनल पिल। कुल मिलाकर 40,000 से अधिक स्पिरिट स्टोन हैं। झाओ परिवार के 31 साधकों का संयुक्त वार्षिक आध्यात्मिक वजीफा मात्र 8,700 स्पिरिट स्टोन से थोड़ा अधिक है। 17,000 स्पिरिट स्टोन के अलावा जादुई कलाकृति जैसे शेष खजाने, जिन्हें बेचना आसान नहीं था, उन्हें पारिवारिक भंडार के रूप में गोदाम में रख दिया गया था। झाओ शेन का सुझाव शानदार था और झाओ परिवार की दोनों शाखाओं ने सहमति में सिर हिलाया, किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। अंत्येष्टि के लिए पूरक भत्ते जारी करने से झाओ परिवार की दोनों शाखाओं के बीच का संघर्ष काफी हद तक कम हो गया। इसके अतिरिक्त दोनों बुजुर्ग 3 महीने के एकांतवास और स्वास्थ्य लाभ के लिए साधना कक्ष में चले गए। नेता के अभाव में झाओ शेन के भाषा के कुशल प्रयोग के कारण झाओ परिवार के भीतर का तनावपूर्ण माहौल काफी हद तक कम हो गया। जब कभी कभार दोनों परिवारों के सदस्य मिलते हैं तो वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। झाओ शेंग अच्छी तरह से समझ गया था कि झाओ परिवार की इस हालत का कारण केवल गरीबी ही थी। इसलिए हमें राजस्व बढ़ाने और खर्च कम करने के हर संभव तरीके खोजने होंगे। झाओ शेंग ने मन ही मन आह भरी और वह तियानजू पर्वत के छायादार हिस्से में स्थित स्पिरिट मेडिसिन गार्डन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अभी समय नहीं है, कम से कम जब तक चिशोधन का मध्य चरण पूरा नहीं हो जाता तब तक झाओ शेंग प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा। उन्हें अपने पिछले जीवन के गहन सबक अभी भी स्पष्ट रूप से याद हैं और वे मृत्यु के खजाने की भूमि के खतरों को कभी कम नहीं आंकेंगे। 3 दिन बाद झाओ कबीले के क्षेत्र में हेहे आंगन में ताबीज बनाने वाले कमरे में झाओ शेंग एक लहरदार लकड़ी की मेज के सामने गंभीरता से खड़े थे। उनके हाथ में प्रथम श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का ब्रोकेड फॉक्स ताबीज पेन था और वे ड्रैगन स्नेक जैसे ब्रश का इस्तेमाल करते हुए स्प्रिंग ब्रीज और रेन ताबीज को सुचारू रूप से बना रहे थे। अचानक उसने भौहें चढ़ाई और देखा कि मेज पर रखे ताबीज से नीले रंग की भाप का एक हल्का सा गुबार उठा, जिससे पूरा ताबीज पल भर में धुंधला हो गया। हवा में हल्की धुंध संघनित हुई और देखते ही देखते पूरे कमरे में फैल गई। एक और असफलता। झाओ शेंग कुछ उदास महसूस कर रहा था। इस बार आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार अवरुद्ध हो गया क्योंकि आध्यात्मिक द्वार समय पर नहीं खुले, जिससे मंत्र का प्रभाव बाहर निकल गया। वह पहले सोचता था कि ताबीज बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हकीकत ने उसे कई बार करारा झटका दिया। झाओ शेंग का मानना था कि उसने वसंत की हवा और बारिश की तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है, लेकिन जब ताबीज बनाने की बात आती थी तो कुछ गलतियां हमेशा हो जाती थीं। 2 घंटे बाद उसने कुल 11 स्प्रिंग ब्रीज और रेन टेलिस्मैन निकाले, लेकिन उनमें से केवल 4 ही सफल रहे। उनकी सफलता दर 30% से कम थी। आपको ये पता होना चाहिए कि दाव को तभी लाभ होता है जब उसकी सफलता दर 50% से अधिक हो। यदि यह 50% से कम है तो उसे केवल नुकसान होता है। कुछ देर सोचने के बाद झाओ शेंग को अचानक एक विचार आया और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अपनी लंबी आस्तीनों को लहराते हुए उसने अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया, जिससे कमरे की नमी दूर हो गई। झाओ शेंग ने ताबीज ब्रश को फिर से उठाया और उसकी नोक को ताबीज की स्याही की बोतल से हल्के नीले रंग की आध्यात्मिक स्याही में डुबोया। ये स्पिरिट इंक एक प्राथमिक जल आधारित स्पिरिट इंक है जिसे झाओ परिवार ने 200 साल पहले विकसित किया था। इसका कच्चा माल एजियोर ग्रास से निकाला गया सार है, जिसका जल आधारित स्पिरिट ताबीजों पर थोड़ा सा प्रभाव बढ़ाने वाला प्रभाव होता है। हथेली की लंबाई के बराबर एक खाली ताबीज का कागज लें। झाओ शेंगपिंग ने अपना ध्यान केंद्रित किया, अपनी दाहिनी कलाई को हवा में लटकाया और अपनी ब्रश की नोक में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की। ब्रश की नोक तुरंत ताबीज वाले कागज पर जा गिरी और उन्होंने फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही ताबीज के कागज पर धीरे धीरे एक सुंदर ढंग से डिजाइन किया गया ताबीज उभरने लगा। जब केवल कुछ ही स्ट्रोक बचे थे तो झाओ शेंग ने महसूस किया कि उसकी कलम की नोक पर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक अव्यवस्थित हो गई और ताबीज के कागज पर नीले प्रकाश के कण टिमटिमाने लगे, मानो वे फटने ही वाले हों। ठीक उसी समय झाओ शेंग की आंखों में दिव्य प्रकाश की चमक उठी और बुलेट टाइम सक्रिय हो गया। एक पल में दुनिया मानो थम सी गई, समय नाटकीय रूप से खींच गया और सब कुछ अविश्वसनीय रूप से धीमा हो गया। इस विचित्र अवस्था में झाओ शेंग की संवेदन क्षमता अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई थी।
उन्होंने ताबीज के ब्रश की नोक से आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं बहती हुई देखीं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा रुक रुक कर ताबीज के कागज पर प्रवाहित हुई और असमान आध्यात्मिक ऊर्जा की एक रेखा में परिवर्तित हो गई, जो ताबीज के सभी स्पर्श बिंदुओं और आध्यात्मिक नोड्स को जोड़ती थी। इस समय झाओ शेंग बेहद उत्साहित था। बुलेट टाइम ने सचमुच चमत्कार कर दिखाया था। समय बढ़ने के साथ झाओ शेंग शांतिपूर्वक अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाने में सक्षम हो गया, जिससे वह इसे अधिक स्थिर रूप से बाहर निकाल सके। जैसे ही ब्रश की नोक से एक समान, मोटी और गहरी आध्यात्मिक आकृतियां उभरने लगीं, ताबीज तुरंत सामान्य स्थिति में लौट आया। पलक झपकते ही झाओ शेंग ने अचानक ताबीज लिखना बंद कर दिया और ताबीज के कागज की सतह तुरंत चमकने लगी। बसंत की हवा और हल्की बारिश का ताबीज तैयार है। बुलेट टाइम बीत जाने के बाद समय का प्रवाह सामान्य हो जाता है। झाओ शेंग का शरीर कांप उठा और उसकी निगाहें थोड़ी धुंधली हो गईं। बुलेट टाइम आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों को कम करके नहीं आंकना चाहिए। जब भी यह क्षमता सक्रिय होती है तो ये झाओ शेंग की मानसिक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च कर देती है। अपनी पिछली स्थिति को याद करते हुए झाओ शेंग ने ताबीज को फिर से बनाने की कोशिश की। इस बार उनकी लेखन शैली सहज और निर्बाध थी और वसंत की हवा और बारिश नामक ताबीज एक बार फिर सफलतापूर्वक तैयार हो गया। झाओ शेंग बहुत उत्साहित था और अपने प्रयासों को जारी रखने ही वाला था कि अचानक उसे डांटियन में खालीपन का एहसास हुआ। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। झाओ शेंग ने आह भरी, ये सोचते हुए कि ची शोधन स्तर 2 अभी भी बहुत कम है और उसे जल्द से जल्द अपने साधना स्तर में सुधार करना होगा। ये सोचते हुए उसने अपना ताबीज ब्रश, स्पिरिट इंक और 5 स्प्रिंग ब्रीज रेन ताबीज एक तरफ रख दिए, ताबीज वाले कमरे से बाहर निकला और ड्रैगन काप झील की ओर चल पड़ा। झाओ परिवार के साधना कक्ष ड्रैगन काप झील के तल पर स्थित हैं, जिन्हें प्रथम स्तर की आध्यात्मिक नस के साथ तराशा गया है। झाओ शेंग ने नाव से ड्रैगन काप झील की यात्रा की, जो लगभग 7 या 8 मील तक फैला हुआ एक जलाशय है। यहाँ पहले से ही 1 दर्जन से अधिक लकड़ी की नावें एकत्रित हो चुकी हैं। झाओ शेंग को इसकी आदत हो चुकी थी। उसने पानी को दूर भगाने वाला एक मनका निकाला, उसे अपने मुंह में रखा और फिर पानी में कूद गया। ड्रैगन काप झील एक विशाल झील है जिसका घेरा 200 मील से अधिक है और औसत गहराई 10 झांग लगभग 33 मीटर से अधिक है। झील का वह तल जहां स्पिरिचुअल वेन स्थित है, सतह से लगभग 100 झांग लगभग 33 मीटर नीचे है। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, पानी के नीचे की रोशनी कम होती गई। 50 फीट की गहराई तक पहुंचने पर इतना अंधेरा हो गया था कि वे अपनी उंगलियां भी नहीं देख पा रहे थे। तभी अचानक नीचे अंधेरे में कई रोशनी दिखाई दी। झाओ शेंग नीचे उतरता रहा और अंधेरे में प्रकाश का क्षेत्र तेजी से फैलता गया। अंततः 3 या 4 झांग व्यास वाले ची बुलबुलों की रूपरेखा प्रकट हुई, जो एक चमकदार सफेद प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। जल्दी से आना। झाओ शेंग क्यूई के बुलबुलों में से एक की प्रकाश झिल्ली से गुजरे और आध्यात्मिक शिरा में जा गिरे। वह इलाका बड़ा नहीं था और जमीन थोड़ी फिसलन भरी थी। बीच में किसी ने 3-4 झांग गहरा एक बड़ा गड्ढा खोदा था। बड़े गड्ढे के अंदर एक पत्थर का कक्ष है जिसे कल्टीवेट कहा जाता है, जो जल पत्थर से बना है। झाओ शेंग थोड़ा जल्दी पहुंच गया और पत्थर के कक्ष का दरवाजा खुलने से पहले लगभग 15 मिनट तक इंतजार किया। जब झाओ जिनपिंग बाहर आया और उसने देखा कि वह झाओ शेंग है, तो उसे तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह आमतौर पर झाओ शेंग को सबसे कमतर समझता था, लेकिन इस बार उसे झाओ शेंग की सफलता से फायदा हुआ। छठे गुरुजी। झाओ शेंग ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया। पानी को रोकने वाली बाधा से बाहर कूदने से पहले झाओ जिनपिंग ने बुदबुदाते हुए जवाब दिया, हम। ये देखकर झाओ शेंग ने अपना सिर हिलाया, साधना कक्ष में प्रवेश किया और उसके बाद पत्थर का दरवाजा फिर से बंद हो गया। 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया है और झाओ शेंग की संस्कृति संग्रहण की यात्रा धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। 6 घंटे की साधना और 2 घंटे की नींद के अलावा झाओ शेंग हर दिन अपने विविध कार्यों को पूरा करने के बाद अपनी सारी ऊर्जा ताबीज बनाने में लगाता था। इसका कोई और रास्ता नहीं है। घर के मुखिया होने के बावजूद मुझे पैसे कमाने की जरूरत तो पड़ती ही है। बुलेट टाइम की सहायता से झाओ शेंग के ताबीज बनाने के कौशल में तेजी से निपुणता से कौशल और फिर कौशल से महारत तक सुधार हुआ। महज 3 दिनों में प्रथम श्रेणी की स्प्रिंग ब्रीज और रेन टेलिस्मैन की सफलता दर 30% से बढ़कर 90% हो गई। वसंत ऋतु की हवा और बारिश का ताबीज एक प्रथम श्रेणी का ताबीज है जिसका उपयोग आमतौर पर आध्यात्मिक क्षेत्रों की सिंचाई के लिए किया जाता है।
इसके निकलने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर जल वाष्प लगभग आधा एकड़ आध्यात्मिक क्षेत्र को पोषित कर सकता है। इसलिए इसकी कीमत असाधारण रूप से स्थिर है। 10 शीट मिलकर 1 दर्जन बनाती हैं और 1 दर्जन को 3 स्पिरिट स्टोन में बेचा जा सकता है। झाओ शेंग प्रतिदिन 8 से 10 जादुई ताबीज बना सकता है और लागत घटाने के बाद वो प्रतिदिन लगभग आधा स्पिरिट स्टोन कमा सकता है। एक वर्ष के दौरान आप 170 से अधिक निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अर्जित कर सकते हैं। एक सामान्य लूज कल्टीवेटर के लिए ये रोजमर्रा की खेती की जरूरतों के लिए पर्याप्त है। हालांकि जब झाओ शेंग जैसे किसी व्यक्ति का सामना करना पड़ता है जो स्पिरिट एसेंस पिल्स को मिठाई की तरह मानता है, तो स्पिरिट स्टोन बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होता है। आधे महीने बाद जब स्प्रिंग ब्रीज और रेन टेलिस्मैन की सफलता दर 100% तक पहुंच गई, तो झाओ शेंग ने इसे तुरंत छोड़ दिया और अपना ध्यान अधिक लाभदायक इनविजिबिलिटी टेलिस्मैन की ओर मोड़ दिया। ताबीज बनाने के लिए आपको पहले इसकी विधि सीखनी होगी। अदृश्यता मंत्र के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा मंत्र अपवर्तन है। अपवर्तन एक उच्च कोटि का, उच्च श्रेणी का जल मंत्र है। इसका सिद्धांत शरीर के चारों ओर एक पारदर्शी जल की परत को संघनित करना है, जो बाहरी प्रकाश को अपवर्तित करके अदृश्यता का उद्देश्य प्राप्त करती है। हालांकि अदृश्यता का ताबीज बहुत निम्न स्तर का है। ये केवल साधक के शरीर को छुपा सकता है, लेकिन उनकी आभा को अलग नहीं कर सकता। इसके अलावा यदि आसपास की रोशनी में तेजी से बदलाव होता है, तो साधक तुरंत प्रकट हो जाएगा। फिर भी अपवर्तन तकनीकों पर आधारित अदृश्यता ताबीज ची शोधन के क्षेत्र में साधना करने वालों द्वारा अत्यधिक मांग में है। प्रथम श्रेणी की निम्न श्रेणी की वसंत ऋतु की हवा और वर्षा तकनीक की तुलना में खेती तकनीक अधिक कठिन है, जिसके लिए कृषक से एक निश्चित स्तर की समझने की क्षमता की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के बिना एक किसान भी 10 साल तक बुनियादी बातों को समझे बिना ही रह सकता है। झाओ शेंग को स्वाभाविक रूप से ऐसी कोई चिंता नहीं थी। 1 साल पहले उन्होंने अपने पूर्ववर्ती के मंत्र संबंधी निर्देशों का पालन करके अपवर्तन तकनीक में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली थी। 10 दिन बाद ताबीज बनाने वाले कमरे में पूरी एकाग्रता के साथ झाओ शेंग ने ताबीज ब्रश को पकड़ा और ताबीज के कागज पर ड्रैगन स्नेक की आकृति बनाई। धीरे धीरे अदृश्यता ताबीज के प्रतीकों की रूपरेखा तैयार की। जैसे ही अंतिम प्रहार पूरा हुआ, ताबीज की सतह अचानक आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगा उठी और प्रकाश की हल्की हल्की किरणें आध्यात्मिक आकृतियों के भीतर अनिश्चित रूप से विचरण करने लगीं। प्रेरणा जल्दी ही गायब हो गई और मेज पर केवल एक धूल भरा प्रथम श्रेणी का ताबीज ही रह गया। ये देखकर झाओ शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, आखिरकार काम पूरा हो गया। 10 दिनों के भीतर उसने लगभग 200 ताबीज के कागज बर्बाद कर दिए, इससे पहले कि वह मुश्किल से अदृश्यता का ताबीज बना पाता। ये प्रयास बुलेट टाइम की मदद से ही सफल हो सका। झाओ शेंग को लगा कि अदृश्यता का ताबीज प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगर बाहरी लोगों को पता चल जाए कि उसने सिर्फ 10 दिनों में यह सफलता हासिल कर ली है, तो ये हर किसी को पूरी तरह से चकित कर देगा। अमर लोक में अनगिनत प्रकार के प्रथम श्रेणी के ताबीज मौजूद हैं, लेकिन अदृश्यता ताबीज को साधकों द्वारा प्राप्त करने के लिए सबसे कठिन 19 प्रथम श्रेणी के ताबीजों में से एक माना जाता है। हालांकि उन्हें जल्द ही इस बात का एहसास हो गया। 15 मिनट बाद गुड डीड्स हॉल में लेन देन के प्रभारी झाओ केकिन ने अपने सामने बैठे झाओ शेंग को अविश्वास भरी निगाहों से देखा और कहा, तुमने क्या कहा? क्या तुमने सचमुच अदृश्यता का ताबीज बनाया? अंकल किन, यह नकली कैसे हो सकता है? एक नज़र में ही पता चल जाता है। जैसे ही झाओ शेंग ने बोलना शुरू किया, उसने अपने थैले से एक अदृश्यता ताबीज निकाला और उसे मेज पर पटक दिया। झाओ केकिन ने ताबीज को पकड़ा और उसका बारीकी से निरीक्षण किया। रेखाएं, प्रतीक और आभा सभी मेल खाते हैं, जिससे ये निस्संदेह एक अदृश्यता का ताबीज बन जाता है। इसे पढ़ने के बाद झाओ केकिन बेहद उत्साहित हो गईं। हे भगवान, हमारे झाओ परिवार ने एक और ताबीज विशेषज्ञ को जन्म दिया है। अद्भुत, ये सचमुच हमारे पूर्वजों का चमत्कार है। ये सुनकर झाओ शेंग दंगम हो गया और मन ही मन सोचने लगा, जी हाँ, पूर्वज ज़ोंग झेन तुम्हारे ठीक सामने खड़े हैं। जहां तक अन्य फू दाओ का सवाल है, उन्होंने जीनियस का उल्लेख किया है। झाओ शेंगजी का तात्पर्य झाओ चोनवेई से है। झाओ चोनवेई के पास टेलिस्मैन 1 दाओ में असाधारण प्रतिभा है। क्यूई रिफाइनिंग के केवल दूसरे स्तर पर ही वह 1 दर्जन से अधिक प्रथम श्रेणी के जादुई प्रतीकों को बना सकती है, जिनमें से प्रत्येक की सफलता दर 50% से अधिक है। पूरे झाओ परिवार के 31 साधकों में से केवल 5 ही ऐसे साधक हैं जो परिवार पर निर्भर हुए बिना केवल अपने कौशल के बल पर पर्याप्त साधना संसाधन अर्जित कर सकते हैं। झाओ चोनवेई उनमें से एक हैं।
झाओ परिवार झाओ चोनवेई को बहुत महत्व देता है और उसे नींव रखने का बीज मानता है। परिवार को चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वे उसकी परवरिश के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या ये कोई ताबीज है? झाओ शेन को प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस इस बात की परवाह थी कि अदृश्यता मंत्र कितने स्पिरिट स्टोन के बराबर है। इसलिए उसने तुरंत दाव से पूछा, चाचा किन, इस अदृश्यता ताबीज के बदले कितने स्पिरिट स्टोन दिए जा सकते हैं? झाओ केकिन ने 2 उंगलियां उठाई, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। कम से कम 2 स्पिरिट स्टोन। फुफकार, हे भगवान, इसकी कीमत स्प्रिंग ब्रीज और रेन टेलिस्मैन से लगभग 10 गुना अधिक है, जबकि दोनों की लागत लगभग समान है। ये सुनकर झाओ शेन की आंखें चमक उठीं और वह बस यही सोच रहा था कि जल्दी से वापस जाकर एक ही बार में 104 चित्र बना ले। वह खूब पैसा कमा लेगा। संयोगवश झाओ केकिन ने भी यही सोचा। परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था और स्पिरिट स्टोन कमाने के सीमित साधन थे। अब जब आय का एक नया स्रोत अचानक सामने आ गया था तो वह इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए झाओ केकिन ने झाओ शेन से बार बार आग्रह किया कि वह जल्दी वापस आए और अधिक अदृश्यता ताबीज बनाए। उसने उसे आश्वासन दिया कि कीमत में कोई धोखा नहीं होगा। जैसे ही झाओ शेन जाने ही वाला था, अचानक एक घबराया हुआ व्यक्ति गुड डीड्स हॉल में घुस आया। नवागंतुक असामान्य लग रहा था और अंदर आते ही चिल्ला उठा, दूसरे भाई, कुछ गड़बड़ हो गई है। झाओ केकिन के परिवार की दूसरी पीढ़ी के सदस्य थे, इसलिए उनके साथी उन्हें दूसरा भाई कहकर पुकारते थे। झाओ केकिन उस आदमी को उठाने के लिए आगे बढ़ा और दाव से जल्दबाजी में पूछा, केझांग, मुझे जल्दी बताओ, क्या हुआ? झाओ केझांग दूसरी पत्नी के परिवार से थे। उनका शरीर जन्म से ही कमजोर था और 50 वर्ष से अधिक आयु में ही वे शोधन के दूसरे स्तर तक साधना कर पाए। उनकी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के लिए झाओ परिवार ने उन्हें विभिन्न प्रकार के विविध कार्यों में लगाया, जैसे कि ताबीज प्राप्त करना और भेजना, छोटे मोटे काम करना और जानकारी इकट्ठा करना। झाओ केझांग ने घबराहट में कहा, मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ हुई, लेकिन यू डैन पवेलियन, बाय लियान फोंग, हुआन फेंग लैन परिवार और ली शानवेई परिवार ने स्पिरिट फिश वापस कर दी है और कहा है कि वे अब हमसे कुछ नहीं खरीदेंगे। ये सुनकर न केवल झाओ केकिन के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया, बल्कि झाओ शेन को भी अचानक अपने दिल में जकड़न महसूस हुई। ये तो एक निर्मम कदम है। दाओ झाओ परिवार की संपत्ति का सबसे बड़ा स्रोत ड्रैगन काप झील में उत्पादित विभिन्न प्रकार की जलीय मछलियां और झींगे हैं। लाल काप और हरी काप विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन दोनों प्रकार की आध्यात्मिक मछलियों का मांस स्वादिष्ट और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। ये न केवल साधकों के शारीरिक शरीर को पोषण प्रदान करती है, बल्कि उनके शरीर में मौजूद अग्नि ऊर्जा को भी बाहर निकालती है। अमर लोक में कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले और रसायन शास्त्री अपने पेशे की प्रकृति के कारण वर्षों से विभिन्न आध्यात्मिक ज्वालाओं के संपर्क में आते रहते हैं। समय के साथ आध्यात्मिक अग्नि से निकलने वाली अग्नि ऊर्जा के कारण भौतिक शरीर अनिवार्य रूप से क्षीण हो जाएगा। इस समय जल तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर आत्मा मछली अग्नि ऊर्जा को दूर करने के लिए एक अच्छा उपाय बन जाती है। इसलिए झाओ परिवार द्वारा उत्पादित स्पिरिट फिश मीट बहुत लोकप्रिय है और इसने पिछले 300 वर्षों में आसपास के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिससे बड़े और स्थिर ग्राहकों का एक समूह आकर्षित हुआ है। हालांकि आज सभी प्रमुख ग्राहकों ने सर्वसम्मति से लिंगियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। झाओ परिवार, जो पहले से ही बेहद खराब आर्थिक स्थिति में था, के लिए ये किसी आपदा से कम नहीं था। इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड होगा। नहीं, यह मौन सहमति के कारण भी हो सकता है। कुछ ताकतें झाओ परिवार को धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेलना चाहती हैं, जैसे कि अच्छे ससुराल वाले ली शान और वेई परिवार और अच्छे पड़ोसी हुआन फेंग और लैन परिवार आदि। इसमें कोई शक नहीं कि झाओ परिवार एक और संकट में फंस गया है। यदि इसका सही ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया तो यह आपदाओं की एक श्रृंखला को जन्म दे सकता है। झाओ केकिन तुरंत शांत हो गई और उसने दाव से पूछा, केझांग, क्या तुमने बाकी लोगों को सूचित कर दिया है? मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। घटना के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में मेरे दूसरे भाई का ख्याल आया। झाओ केझांग ने सिर हिलाया। झाओ केकिन भी परिवार की दूसरी शाखा से थे और झाओ जिंगान के एकांतवास में जाने के बाद वे दूसरी शाखा के मुखिया बन गए। इसलिए झाओ केझांग ने सबसे पहले उनसे संपर्क किया। जिन और के पीढ़ियों के जो भी सदस्य घर पर हैं, उन्हें तुरंत सूचित करें कि वे 1 घंटे में बैठक के लिए टोनशिन हॉल में आएं। झाओ केझांग को निर्देश देने के बाद झाओ केकिन ने झाओ शेंग की ओर मुड़कर कहा, झाओ शेंग, आपका भी स्वागत है। झाओ शेंग ने सिर हिलाया।
झाओ परिवार के नामात्र के मुखिया होने के बावजूद उन्हें पारिवारिक मामलों में भाग लेने का अधिकार था। 1 घंटे बाद यान्युए द्वीप पर झील के किनारे स्थित हॉल में पीछे स्थित परिषद भवन में झाओ शेंग और जिनके परिवार के झाओ वंश के 9 सदस्य एक विशाल काले गोल मेज के सामने बैठे थे, जिसका आकार 20 वर्ग मीटर से अधिक था। ये गोल मेज विशेष रूप से झाओ शेंग द्वारा अपने पिछले जन्म में बनाई गई थी, जो समानता और एकता का प्रतीक है। उनके आने से पहले ही सबको पता चल गया था कि आत्मा मछली को वापस लौटा दिया गया है। इसलिए टोंगशिनटांग के अंदर का वातावरण असामान्य रूप से दमनकारी था। कोई बेवकूफ नहीं है। ये पूरा मामला बेहद संदिग्ध है और यह स्पष्ट है कि कोई पर्दे के पीछे से चीजों को नियंत्रित कर रहा है। हालांकि इस साजिशकर्ता का दांव वाकई शानदार था, जिसने झाओ परिवार को वहीं चोट पहुंचाई जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। किसी के चुप रहने पर उनमें सबसे बड़े झाओ जिनगगे ने दाव से पूछा, सब लोग बताओ, इसका समाधान कैसे होना चाहिए। उसके बोलते ही झाओ जिनपेंग अचानक क्रोधित हो उठा, इसके पीछे कोई न कोई जरूर है। मुझे लगता है कि इसके पीछे वेई परिवार का वह बूढ़ा आदमी है। उनके बोलते ही वंश की दूसरी शाखा यानी कि पीढ़ी के एक सदस्य ने पलटवार करते हुए कहा, छठे चाचा जी, बिना सबूत के यूं ही मत बोलिए। वेई परिवार और हमारा झाओ परिवार लगभग 200 वर्षों से आपस में विवाह संबंध रखते आए हैं और दोनों परिवार हमेशा से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं। आप पूर्वज वेई पर संदेह करने की हिम्मत कैसे करते हैं? आपकी मंशा क्या है? हे खून का रिश्ता। केवल तुम्हारी दूसरी पत्नी ही उसकी बकवास पर विश्वास करेगी। झाओ जिनपिंग ने कहा, यिन और यांग अजीब हैं। दाओ, ये देखकर झाओ जिंगगे ने उन दोनों को रोककर कहा, ठीक है, अब ये बेकार की बकवास बंद करो। पहले इस मामले को सुलझा लेते हैं, बाकी बातों पर बाद में चर्चा कर लेंगे। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद झाओ केकिन ने गंभीर भाव से कहा, मैंने अभी हिसाब लगाया है। हमारे पास वर्तमान में 21 स्पिरिट फिश हैं, उनमें से 1900 वर्ष से कम आयु की हैं, 100 वर्ष से अधिक आयु की प्रथम श्रेणी की जेड काप है और 200 वर्ष से अधिक आयु की प्रथम श्रेणी की रेड काप है। स्पिरिट फिश के मांस का कुल वजन 12,000 कैटी है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। केवल खुदरा बिक्री ही पर्याप्त नहीं है, हमें नए बड़े ग्राहक विकसित करने होंगे या दूर दराज के बाजारों में बिक्री करने का प्रयास करना होगा। बेशक सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जेड पिल पवेलियन और 100 रिफाइनमेंट्स रूम जैसे पुराने ग्राहकों को अपना विचार बदलने के लिए राजी किया जाए। ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हो रही है, जो आपको त्रुटियों और अव्यवस्थित अध्यायों से मुक्त पठन अनुभव प्रदान करती है। इतना कहने के बाद झाओ केकिन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ये तो सिर्फ आधे साल का हमारा उत्पादन है। उनके बोलने के बाद किसी ने बीच में कहा, अगर हमें कोई नया बड़ा खरीदार मिल जाता तो हमें 100 साल पहले ही मिल गया होता। अब ढूंढना, एक शब्द में कहें तो मुश्किल। बातचीत शुरू होते ही झाओ परिवार के साधक आपस में इस पर चर्चा करने लगे। किसी ने दाव से चिल्लाकर कहा, हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान एक एक करके बेच सकते हैं, कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हालात सुधरते हैं या नहीं। वैसे भी परिवार ने अभी अभी थोड़ी बचत की है, इससे 1-2 साल और चल जाएगा। नहीं, ये बहुत नकारात्मक सोच है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम अपने पुराने ग्राहकों, जैसे कि 100 रिफाइनमेंट्स शॉप के पास किसी को भेजें ताकि पता चल सके कि क्या चल रहा है। अगर सब कुछ विफल हो जाता है तो हम कीमत थोड़ी कम कर सकते हैं। नौवे भाई, आपकी बातों पर निराशावादी होना मुश्किल है। मुझे लगता है इस मामले में कुछ अजीब बात है। बेहतर होगा कि हम अभी रुकें और दोनों वरिष्ठों के अपनी नींव मजबूत करने का इंतजार करें, उसके बाद ही कोई योजना बनाएं। ये भी ठीक नहीं है। हमारे झाओ परिवार ने कम से कम कई आधारभूत संस्थान तो स्थापित किए हैं। साधक परिवार को विशेषकर कठिन समय में दृढ़ रहना चाहिए। अन्यथा यदि दूसरों को परिवार की आंतरिक कमजोरियां पता चल गईं, तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर झाओ केझांग ने तुरंत दाव की बात दोहराई, बिल्कुल सही। हम अकेले अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकते। इस क्षण झाओ जिनपिंग ने अचानक दाव को कोसते हुए कहा, ये सब बकवास है। बिना किसी आधारभूत संगठन के समर्थन के हम जितना अधिक आक्रामक रुख अपनाते हैं, उतना ही हम खोखले और शक्तिहीन प्रतीत होते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वे आधारभूत संगठन, क्या सभी साधक मूर्ख हैं? उद्धरण चिन्ह। झाओ जिनपिंग झाओ परिवार की पहली शाखा के एक कट्टरपंथी सदस्य हैं और वे दूसरी शाखा की आलोचना करने में कभी पीछे नहीं रहते। उनके बोलने के बाद अन्य लोगों ने अपने सुझाव और राय दी। झाओ शेंग चुपचाप एक तरफ खड़े होकर सुनता रहा, कभी सिर हिलाता तो कभी मन ही मन न कहता।
इस घटना के माध्यम से उन्होंने पाया कि झाओ परिवार में भी कई सक्षम सदस्य थे और उनमें से सभी निकम्मे नहीं थे। जब बाकी सब लोग बोलने लगे तो झाओ शेन चुप रहा। ये बहुत अजीब लगता है। झाओ जिनगगे ने झाओ शेन की ओर एक नज़र डाली और कुछ दिन पहले हुई घटना के बारे में सोचने लगी। इसलिए मैंने दाओ से पूछने की कोशिश की, झाओ शेन का शिष्टाचार नाम क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? झाओ शेन मुस्कुराया और मना नहीं किया, फिर जोर से बोला, यहाँ सब मेरे बड़े हैं। अगर मैं कुछ गलत कहूं तो कृपया मुझे सुधार दें। इस बिंदु पर आकर उन्होंने कहना शुरू किया, सबसे पहले हमें एक सवाल स्पष्ट करने की जरूरत है। इस मामले में हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दोस्त कौन है? सभी को सोचने का समय दिए बिना झाओ शेंग ने दाओ से फिर पूछा, क्या जेड पिल पवेलियन और 100 रिफाइनमेंट वर्कशॉप हमारे दुश्मन हैं? फिर उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं, वे दुश्मन नहीं हैं, क्योंकि भले ही अंततः झाओ परिवार हार जाए, उन्हें इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। तो हमारे दुश्मन कौन है? अंततः जिसे सबसे अधिक लाभ होगा वही हमारा दुश्मन है। इस समय झाओ शेंग ने देखा कि भीड़ अधीर हो रही है, इसलिए उसने अपनी गति तेज की और कहा, आत्मा मछली वापस कर दी गई है। इससे न केवल हमारे झाओ परिवार को नुकसान हो रहा है, बल्कि हमारे पुराने ग्राहकों को भी। इसलिए किसी ने इससे कहीं अधिक बड़ा लाभ देने का वादा किया होगा। उदाहरण के लिए झाओ परिवार के पतन के बाद स्पिरिट फिश की कीमत में भारी गिरावट जैसे खोखले वादे। तभी झाओ जिनपिंग ने अचानक उसे रोकते हुए दाओ से पूछा, तुम बहुत देर से बकवास कर रहे हो, सब बकवास है। अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस समस्या का हल निकालने की है। झाओ शेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह मामला वास्तव में आसानी से सुलझ सकता है। चूंकि वे इसे नहीं चाहते, इसलिए फिलहाल इसे न बेचकर कुछ महीनों तक इंतजार करना ही बेहतर है। इन शब्दों ने तुरंत ही हंगामा खड़ा कर दिया। झाओ जिनपिंग ने तुरंत दाओ का उपहास उड़ाते हुए कहा, बेचना नहीं। आप इसे इतना आसान बना रहे हैं। अगर आप आत्मा मछली नहीं बेचेंगे तो हम भविष्य में इसकी खेती कैसे करेंगे? झाओ शेंग ने दाओ को जवाब देते हुए कहा, जैसा कि अभी किसी ने कहा, नींव स्थापित किए बिना परिवार चाहे बाहरी तौर पर कैसी भी प्रतिक्रिया दे, वह सुरक्षित ही लगता है। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया न दी जाए और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दिया जाए। हम तब तक समय निकालने की कोशिश करेंगे जब तक कि दोनों बुजुर्ग एकांतवास से बाहर नहीं आ जाते, उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। हे तुमने बहुत देर तक बकवास की, लेकिन एक वाक्य में कहें तो सभी परिवर्तनों का दृढ़ता से सामना करो। झाओ जिनपिंग और यांग वेकी ने उपहास किया। छठे गुरु, आप सही कह रहे हैं। झाओ शेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। झाओ शेंग के पास वास्तव में इस मामले को सुलझाने का एक तरीका था, लेकिन उसने चुपचाप खड़े रहना और कुछ न करना ही चुना। क्योंकि वह एक मूलभूत सिद्धांत को गहराई से समझता है, कभी कभी उचित बाहरी खतरे परिवार के भीतर एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। उनके विचार में मछली वाली घटना बिल्कुल सही समय पर घटी। हालांकि मुख्य साजिशकर्ता की हरकतें पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण नहीं थीं, लेकिन वे बेहद चालाक भी नहीं थीं। अगर वह होता तो वह सक्रिय रूप से स्पिरिट फिश की खरीद कीमत बढ़ा देता और फिर ताकतों के एक समूह के साथ मिलकर झाओ परिवार को एक बड़ा ऑर्डर देता। डिलीवरी से ठीक पहले ऑर्डर अचानक रद्द कर दिया गया। उस समय पर्याप्त स्पिरिट फिश पकड़ने के लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन का उपभोग किया गया था। मेडिसिनल पिल रखने वाले झाओ जियाकई को अपने कार्यों पर बहुत देर से पछतावा हुआ और अंततः उसे दूसरों द्वारा मार डाला गया। झाओ शेंग के बोलने के बाद बैठक जल्दी और जल्दबाजी में समाप्त हो गई और अंततः किसी ने भी कोई प्रभावी समाधान नहीं सुझाया। अंततः उन्हें बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लेना पड़ा। स्वर्ण पीढ़ी के लोग विभिन्न गुटों के पास गए और उनसे पैरवी करने की कोशिश की ताकि वे उन्हें अपना विचार बदलने के लिए राजी कर सकें। के पीढ़ी के कई सदस्यों ने स्पिरिट फिश का एक जत्था पास के बड़े बाजारों में बेचने के लिए ले गए। हालांकि लूज कल्टीवेटर्स उन्हें खरीदने में अनिच्छुक थे और स्पिरिट फूड विक्रेताओं के पास आमतौर पर सीमित मात्रा में ही खरीद होती थी, फिर भी बेची गई हर थोड़ी सी मात्रा एक अच्छा सौदा थी। शेष युवा पीढ़ी, जिनके नाम चोन से शुरू होते हैं, उन्हें घर पर ही रहना था और कहीं नहीं जाना था। जल्द ही झाओ परिवार के क्यूई शोधन के अंतिम चरण में मौजूद अधिकांश साधक बाहर चले गए और घर पर केवल नौसिखिए साधकों का एक समूह ही रह गया। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से बचने के लिए झाओ शेंग के जोरदार सुझाव पर परिवार ने पर्वत की सुरक्षा के लिए 10 परत जल ड्रैगन संरचना को सक्रिय करने के लिए स्पिरिट स्टोन का उपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले 2 हफ्तों तक झाओ शेंग ने खुद को अपने प्रशिक्षण के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही अदृश्यता के ताबीज बनाने के लिए कड़ी मेहनत भी की।
अदृश्यता का प्रतीक चिन्ह वास्तव में 19 सबसे कठिन प्रथम श्रेणी के ताबीजों में से एक होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। अपनी प्रतिभा के बावजूद झाओ शेंग बार बार असफल होता रहा। 2 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद वो पीला और सुस्त दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे पांडा की तरह काले घेरे थे, मानो उसकी आत्मा और शरीर खोखला हो गया हो। हालांकि अदृश्यता का जादू अभी भी ज्यादातर मामलों में विफल रहता है। 10 में से केवल 2 या 3 लोग ही इसमें सफल होते हैं। हालांकि बुरी खबर यही खत्म नहीं हुई। जैसा कि उम्मीद थी, झाओ का प्रयास भी विफल रहा और आधे महीने की बिक्री के बाद केवल लगभग 2000 किलो स्पिरिट फिश ही बिक पाई। फिर से दोहरा दूं, हालांकि स्पिरिट फिश का मांस स्वादिष्ट होता है, लेकिन यह औषधीय गोली की तरह आवश्यक नहीं है। जैसे जैसे झाओ वंश के एक के बाद एक साधक असफल होकर घर लौटते गए, ड्रैगन काप झील का वातावरण और भी अधिक तनावपूर्ण होता गया। यहाँ तक कि नश्वर वंश भी इससे प्रभावित हुआ और कई नश्वर वंश के लोग अत्यधिक भयभीत हो गए, मानो आकाश ढहने वाला हो। आंगन के अंदर झाओ शेंग को धैर्यपूर्वक सांत्वना देने के बाद खबर जानने के लिए आए झाओ शियाओकी को विदा कर दिया गया। झाओ शियाओकी को विदा करने के बाद उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, इस शातिर ने वाकई हदें पार कर दी हैं। यहाँ तक कि आम लोगों के बीच अफवाहें भी फैला रहा है। लगता है कि ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक झाओ परिवार को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देते। इस समय तक झाओ शेंग को इस बात का कुछ अंदाजा हो चुका था कि पर्दे के पीछे से कौन सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। संभवतः वह वही पुराना धूर्त वेई चेंगबो था। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। वेई चेंगबो द्वारा झाओ परिवार को मृत्यु के घाट उतारने की इच्छा का कारण केवल झाओ परिवार के साधक ही नहीं था, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि झाओ परिवार के 50,000 नश्वर संबंधी भी इसमें शामिल थे। यह न माने कि साधना करने वाले परिवार के लिए नश्वर रिश्तेदार महत्वहीन होते हैं। इसके विपरीत ये किसी भी सुसंस्कृत परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार है। झाओ परिवार को उदाहरण के तौर पर ले तो झाओ वंश के 31 सदस्यों में से 10 से अधिक सदस्य जो अमरता की साधना करते हैं, वे सांसारिक परिवारों से आते हैं। एक बार जब वे परिवार झाओ परिवार के 50,000 रिश्तेदारों को अपने में समाहित कर लेगा, तो उनके परिवार में नए साधकों की संख्या में अनिवार्य रूप से काफी वृद्धि होगी। अमर लोक में साधना करने वाले परिवारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अन्य परिवारों को लगातार आत्मसात करके यह उपलब्धि प्राप्त करता है। इस प्रकार वे अपने नश्वर रिश्तेदारों को अपने परिवार की शक्ति में एक बड़ी छलांग लगाते हैं। झाओ शेंग ने यह भी अनुमान लगाया कि शायद न केवल उसने इसका पता लगा लिया था, बल्कि परिवार के चतुर बुजुर्गों को भी शायद इसका सामान्य अंदाजा था। तो क्या हुआ? वेई चेंगबो के कार्यों से स्पष्ट रूप से उसका आत्मविश्वास और निडरता झलकती है। उसकी साजिशें एक खुली योजना की तरह लगती हैं। उनके अधिकारों के लिए लड़ाई न लड़ने और इतनी बड़ी खामी को उजागर करने के लिए झाओ खुद ही जिम्मेदार थे। झाओ शेंग के पास इसका कोई अच्छा समाधान नहीं था, इसलिए उसे बस इस समस्या से निपटना था, जैसा कि यह सामने आए। इस गतिरोध को तोड़ने की कुंजी इस बात में निहित है कि क्या दोनों बुजुर्ग सफलतापूर्वक एक आधार स्थापित कर सकते हैं। ये हो गया। सभी का भविष्य उज्ज्वल है। अगर यह योजना सफल नहीं हुई, तो हम केवल योजनाएं ही बना सकते हैं। ... जुलाई की चिलचिलाती धूप में 2 महीने पलक झपकते ही बीत गए। उस दिन झाओ शेंग ताबीज बनाने वाले कमरे में एक अदृश्यता ताबीज का चित्र बनाने में मग्न था। कुछ क्षण बाद जैसे ही ताबीज के कागज की सतह आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगा उठी, ताबीज की जटिल और भव्य आकृति चमकी और गायब हो गई और एक अदृश्यता का ताबीज बन गया। झाओ शेंग को फिर से सफल होते देख झाओ चोनवेई निराश होकर अपना ताबीज वाला पेन नीचे फेंक बैठी और झाओ शेंग से शिकायत करते हुए बोली, झाओ शेंग, अदृश्यता का ताबीज इतना मुश्किल क्यों है? मैं आज 10 से ज्यादा बार असफल हो चुकी हूँ। ये सुनकर झाओ शेंग उसके पास गई, मेज से एक क्षतिग्रस्त ताबीज का चित्र उठाया, कुछ देर उसका निरीक्षण किया और फिर बोली, शाओ वेई, तुम्हारी चित्रकारी और प्रतीकों का आकार सही है और सभी आध्यात्मिक बिंदु भी मौजूद हैं। तुम्हारी असफलता का कारण यह है कि प्रतीकों की रेखाओं के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा का वितरण असमान है, जिसके कारण बिंदु सुचारू रूप से नहीं जुड़ पा रहे हैं। झाओ चोनवेई ने ताबीज उठाया और कुछ देर तक उसे देखते हुए उदास स्वर में कहा, मैंने इसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अदृश्यता का ताबीज बहुत जटिल है। मैंने अपनी सारी ऊर्जा इसके आकार और आध्यात्मिक सार पर केंद्रित कर दी है और मैं सचमुच किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। हर कोई तुम्हारी तरह विलक्षण प्रतिभा वाला नहीं होता। झाओ शेंग अवाक रह गया। ये सब मेरी गलती है। अंत में वह दाओ को केवल इतना ही दिलासा दे सका,
जल्दी मत करो, अपना समय लो। अभ्यास से ही निपुणता आती है। तुम्हारी वर्तमान गति से तुम ज्यादा से ज्यादा 3 महीनों में इसे पूरा कर लोगे। झाओ चोनवेई ने अपनी आंखें घुमाते हुए दाओ को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और कहा, क्या तुम मेरी मूर्खता का मजाक उड़ा रहे हो? ये सुनकर झाओ शेंग का चेहरा सख्त हो गया और उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, छोटी बच्ची, तुम परिवार की प्रतिभाशाली लड़की हो और तुम्हारी उम्र सिर्फ 17 साल है और तुम पहले ही चिशोधन क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी हो। मैं तो चिशोधन के दूसरे स्तर का नौसिखिया हूं, मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हंसने की? उनकी यह बात सुनकर झाओ चोनवेई की झुंझलाहट थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने आह भरी। दाओ, ऊर्जा शोधन की तीसरी परत का क्या फायदा? इससे परिवार को कोई लाभ नहीं होता। पता नहीं दाओ के बुजुर्ग एकांतवास से कब बाहर आएंगे। झाओ शेंग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, दोनों बड़े बुजुर्ग जरूर सफल होंगे। ये सुनने के बाद झाओ चोनवेई ने अपने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, आंखें बंद करके श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की, हे पूर्वज, हमारे झाओ परिवार को एक और नींव रखने वाले साधक को जन्म देने का आशीर्वाद दें। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उसने झाओ शेंग को कोहनी मारी और दाव से आग्रह किया, झाओ शेंग, जल्दी करो और मेरे साथ प्रार्थना करो। झाओ शेंग अवाक रह गया। कौन कहता है कि किसान अंधविश्वासी नहीं होते? दरअसल वे हर समय अंधविश्वासी होते हैं। झाओ परिवार के रसायन शास्त्री झाओ केरू की तरह वह प्रत्येक रसायन भट्टी को खोलने से पहले स्नान करते थे, कपड़े बदलते थे, अगरबत्ती जलाते थे और प्रार्थना करते थे, जो एक बहुत ही भव्य प्रदर्शन होता था। न केवल वह, बल्कि अमरलोक के अधिकांश हिस्सों की मरम्मत करने वाला कलाकृति शोधक और रसायन शास्त्री गठन के उस्ताद भी समान पूजा पद्धतियों का पालन करते हैं। कुछ स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करते हैं, कुछ अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और कुछ अपने परिवार के प्राचीन पूर्वज की पूजा करते हैं। झाओ शेंग को हिलते हुए न देखकर झाओ चोनवेई ने उसे फिर से आग्रह किया, जल्दी करो। झाओ शेंग ने अपनी नाक को छुआ और अपने पूर्वजों की ओर से आशीर्वाद के कुछ औपचारिक शब्द ही कह सके। झाओ चोनवेई ने उनके लापरवाह रवैये की शिकायत की। उन्होंने झाओ शेंग के सुधरने के बाद ही उसे जाने दिया। सच कहूं तो मैं अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए खुद से प्रार्थना कर रहा हूं, ये वाकई एक अलग ही बात है। जैसा कि पता चला, सुरक्षा के लिए पूर्वज से प्रार्थना करना पूरी तरह से व्यर्थ था। 2 दिन बाद अचानक हुई एक घटना ने झाओ परिवार में दहशत पैदा कर दी। झाओ जिंगान की फाउंडेशन स्थापना विफल हो गई है। यह न केवल विफल रहा, बल्कि मेरिडियन कई जगहों पर टूट भी गए और यह क्षेत्र क्यूई शोधन के 9 स्तरीय प्रारंभिक चरण में वापस चला गया। महज आधे घंटे में चोंग पीढ़ी के इकलौते सदस्य झाओ झाओ, वास्तविक सत्ता रखने वाले 7 अन्य झाओ बुजुर्गों के साथ फिर से गोलमेज पर बैठ गए। इस समय टोंगशिंटान का माहौल 2 महीने पहले की तुलना में और भी अधिक गंभीर था। निस्संदेह झाओ जिंगान की विफलता झाओ परिवार के लिए एक गंभीर झटका था, इतना गंभीर कि इसने सभी के आत्मविश्वास को हिला दिया। झाओ शेंग ने इस आपातकालीन बैठक में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वास्तव में उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। असफलता तो असफलता ही होती है, इससे कोई आसमान गिरने जैसा कुछ नहीं हो जाता। इस बार झाओ परिवार के अन्य बुजुर्गों ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। थोड़ी देर की झुंझलाहट के बाद उन्होंने तुरंत आपस में चर्चा की और स्थिति को ठीक से संभाला। सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने बाहरी दुनिया से जानकारी को रोक दिया, आंतरिक रूप से विफलता को कम करके आंका, लोगों को शांत करने की पूरी कोशिश की और किसी भी अफवाह पर कड़ी कार्रवाई की। टोंगशिंतान छोड़ने के बाद झाओ शेंग तुरंत शानगोंगतान गए, जहां उन्होंने परिवार के मुखिया के रूप में 10 वर्षों के आध्यात्मिक वजीफे का अग्रिम भुगतान प्राप्त किया और अपने भंडार थैली में रखे सभी खजाने, जैसे कि उड़ने वाली तलवार और जुवानलान क्रिस्टल, को बिगू पिल्स और लिंग्युआन पिल्स के बदले में दे दिया। फिर वह साधना कक्ष में प्रवेश कर गया और साधना में अपना लंबा एकांतवास शुरू कर दिया। उसे अपने भागने के रास्ते की तैयारी करनी होगी, अगर झाओ जिंडिंग भी असफल हो जाता है। झाओ शेंग ने क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद निर्धारित समय से पहले तियानजू पर्वत में प्रवेश करने का निर्णय लिया। समय बहुत तेजी से बीतता है और 2 साल पलक झपकते ही गुजर गए। उस दिन झाओ शेंग अपने बिखरे बालों और दाढ़ी के साथ आखिरकार साधना कक्ष से बाहर निकला। इस समय किसी को भी यह नहीं पता था कि दाओ पहले ही ची शोधन के तीसरे स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच चुका था। सीमा शुल्क से गुजरने के बाद झाओ शेंग सतह पर आया और एक लकड़ी की नाव पर सवार हो गया और नाविक को ड्रैगन काप झील के किनारे की ओर जाने का निर्देश दिया।
आधे रास्ते में पहुंचकर वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ड्रैगन काप झील पर 2 साल पहले की तुलना में 60% से अधिक नावें थीं। 3 झाग लंबी लकड़ी की नावों से लेकर 10 या 20 झाग या उससे अधिक लंबी चौड़े तले वाली उल्टी नावों तक कुल मिलाकर 100 से अधिक नावें थीं। 2 मध्यम आकार की ड्रैगन के सिर वाली जादुई नावें, जिनमें से प्रत्येक 30 फीट से अधिक लंबी और 7 या 8 फीट ऊंची थी, जिनकी सतहों पर अनगिनत प्रतीक चिन्ह चमक रहे थे, झील में तेजी से आगे बढ़ रही थीं। समय समय पर धर्म नौक पर सवार लोग आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगाते हुए मछली पकड़ने के जाल पानी में फेंकते थे। ये चहल पहल भरा दृश्य झाओ परिवार की अपार समृद्धि का प्रतीक प्रतीत होता था। हालांकि झाओ शेंग ये देखकर खुश नहीं थे, बल्कि उन्होंने गहरी भौहें चढ़ा ली। जहाज के अगले हिस्से पर खड़े होकर झाओ शेंग ने मन ही मन बुदबुदाया, ये तो बुरा हुआ। लैंडिंग के बाद झाओ शेंग को अपने कबीले से कुछ भयानक खबरें जल्दी ही पता चली। 1 साल पहले झाओ जिनडिंग की फाउंडेशन स्थापना विफल हो गई थी। कठोर वास्तविकता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने वाले साधकों की सफलता दर वास्तव में बेहद कम है और झाओ परिवार सचमुच दुर्भाग्यशाली है। उस दोपहर झाओ शेंग ने खुद को तरोताजा किया, अपने अतिरिक्त बाल और दाढ़ी कटवा ली, नए वस्त्र पहने और फिर उत्सुकता से शानगोन टान के झाओ केकिन को खोजने निकल पड़े। 2 साल अलग रहने के बाद जब झाओ शेंग ने झाओ केकिन को दोबारा देखा तो उसने पाया कि वह बूढ़ा हो गया था और बहुत अधिक मुरझाया हुआ लग रहा था। न केवल उनके बाल सफेद हो गए थे, बल्कि उनका रंग भी असामान्य रूप से पीला पड़ गया था और उन्हें समय समय पर खांसी आती थी, मानो उन्हें कोई गंभीर चोट लगी हो। झाओ शेंग को अचानक प्रकट होते देख झाओ केकिन ने गौर से देखा और तुरंत खुशी से झूम उठी, हाँ, तुम तो सच में शोधन के तीसरे स्तर पर पहुंच गए हो। झाओ शेंग ने विनम्रता से सिर हिलाया, बस किस्मत की बात है। वह अभी अभी दायरे के तीसरे स्तर पर पहुंचा था और उसने अभी तक अपनी ची आभा को पूरी तरह से छिपाया नहीं था। यही कारण है कि झाओ केकिन ने कुछ गड़बड़ महसूस की। अमरता के क्षेत्र की साधना में जब तक स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर न हो, एक ही स्तर के साधकों के लिए किसी विशिष्ट मंत्र का अभ्यास किए बिना दूसरों के बीच क्षेत्र के स्तर को पहचानना मुश्किल होता है। झाओ केकिन ने सिर हिलाते हुए गंभीरता से कहा, ये तो भाग्य की बात नहीं है। हमारे परिवार में चोन पीढ़ी के 16 सदस्यों में से केवल आप ही 2 साल के एकांतवास को सहन कर पाए। ईश्वर परिश्रम का फल देता है, इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है। अब इस बारे में और बात नहीं करते हैं। झाओ शेंग के बोलने के बाद उसने अचानक दाव से पूछा, चाचा किन ड्रैगन काप झील पर अचानक इतनी सारी मछुआरे नावें क्यों आ गई हैं? क्या दाव को स्पिरिट फिश के लिए नया बाजार ढूंढने में मुश्किल हो रही है? ये सुनकर झाओ केकिन का चेहरा बदल गया और उसने आह भरी। दाव ने कहा, बाजार मिलना आसान नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी बेच नहीं पा रहे हैं, इसलिए परिवार को स्वेच्छा से कीमत 30% कम करनी पड़ी है। 30%? ये तो बहुत बड़ी कटौती है। झाओ शेंग ने आश्चर्य से कहा। झाओ केकिन ने बेबसी से हाथ फैलाते हुए कहा, अगर हम कीमत कम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बिकेगा, अगर कम करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। आप जानते ही हैं, ड्रैगन काप झील का पट्टा सिर्फ 6 साल के लिए बचा है। जाने से पहले जितना हो सके उतना पैसा कमा लेते हैं। झाओ केकिन ने पट्टा नवीनीकृत करने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। हालांकि उन्होंने सुना था कि एल्डर झाओ जिनगांग ने पहले ही जियांग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के चेन जिचुआन से संपर्क कर लिया था और दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन उनके 70 वर्षों के जीवन अनुभव के आधार पर यह मामला शायद बहुत विश्वसनीय नहीं है। ये सुनकर झाओ शेंग तुरंत समझ गया कि परिवार का ये कदम निस्संदेह ड्रैगन काप झील से उनके निकासी की तैयारी थी। लेकिन खाली करने के बाद झाओ परिवार कहाँ जा सकता है? ये ज्ञात होना चाहिए कि दाओ झोंगझोऊ में प्रत्येक आध्यात्मिक नस का एक मालिक होता है। मध्य पृथ्वी, जो इस मानव जाति में सभ्यता का जन्मस्थान है, का इतिहास इतना लंबा है कि उसे गिना नहीं जा सकता। हजारों साल पहले मध्य महाद्वीप की जीवन और प्रजनन के लिए उपयुक्त सभी भूमि पहले ही विकसित और परिपक्व हो चुकी थी। वर्षों तक बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को खाए जाने के बाद आज मध्य पृथ्वी में अधिकांश आध्यात्मिक नसों पर विभिन्न संप्रदायों का एकाधिकार है। झाओ परिवार जैसे अनगिनत साधनाशील परिवार और यहाँ तक कि कुछ तृतीय श्रेणी के साधना संप्रदायों को भी रहने के लिए जगह पाने के लिए बड़ी शक्तियों से आध्यात्मिक नसें किराए पर लेनी पड़ती हैं। वे लगातार बढ़ते रहने वाले प्याज की तरह हैं, जिनकी कटाई जियांग संप्रदाय जैसे प्रमुख संप्रदायों द्वारा साल दर साल की जाती है। ये कहा जा सकता है कि मध्य महाद्वीप में अमरता के स्तर को सुधारने के लिए पदक्रम सख्त है और सामाजिक पदानुक्रम लगभग कठोर है।
सबसे निचले स्तर के साधकों के पास या तो जान की बाजी लगाकर लड़ने का विकल्प है या फिर हार मान लेने का। झाओ शेन के पास झाओ परिवार की दुर्दशा के बारे में कुछ विचार थे, लेकिन वह फिलहाल कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाए। इसलिए उसने विषय बदलते हुए चिंता से दाओ से पूछा, चाचा किन, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या आपको चोट लगी है? ये सुनकर झाओ केकिन चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत ऐसे जवाब दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ नहीं, मैं एक बार बाहर गया था तो कुछ किताबी कीड़ों से मेरी मुलाकात हो गई थी। रेशम कीट शब्द एक प्रकार के कीट को संदर्भित करता है जो लकड़ी खाता है। अमलोक में लोगों का एक समूह ऐसा है जो योग्यता, अवसर या चोटों के कारण अमरता की कोई उम्मीद नहीं रखते और उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। इन लोगों ने आत्मक विकास करना बंद कर दिया, अनैतिकता के वश में हो गए और हर तरह के सुखों की खोज में जुट गए। कुछ तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, अपनी साधना में असफल होने पर वे दूसरों की साधना में बाधा डालने लगते हैं। उनका ये घृणित व्यवहार दुष्ट आत्माओं और राक्षसों से भी अधिक नीच है और देवताओं और भूतों द्वारा भी अत्यंत निंदनीय है। ऐसे साधक जो स्वेच्छा से पतित हो जाते हैं, उन्हें अमर लोक की साधना करने वाले परजीवी कहा जाता है, या अधिक शालीनता से कहें तो परजीवी साधक। लेकिन क्या झाओ केकिन का सामना सचमुच किसी परजीवी से हुआ था? झाओ शेन को बहुत संदेह था। ये देखकर कि दूसरा पक्ष और कुछ कहने को तैयार नहीं था, उसने प्रश्न पूछना बंद कर दिया और तुरंत अपनी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। जब झाओ शेन को पता चला कि वह कुछ ताबीज बनाने वाला कागज और स्याही उधार पर खरीदना चाहता है, तो झाओ केकिन ने तुरंत सहमति दे दी और उसे दुगुनी राशि भी दे दी। अंततः उसे बार बार निर्देश दिया गया कि वह यथासंभव अधिक से अधिक चित्र बनाए, क्योंकि उस समय परिवार को अदृश्यता के ताबीजों की तत्काल आवश्यकता थी। शांगोंग हॉल से निकलने के बाद हम हे युआन लौट आए। जब झाओ शेंग ने लोमड़ी की आत्मा का ब्रश पकड़ा और अदृश्यता ताबीज को फिर से बनाया, तो उसे अचानक एक सुखद आश्चर्य का पता चला। हालांकि उन्होंने 2 साल से कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह पूरी तरह से अनसुने लग रहे थे और उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में आसानी से एक ताबीज बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। वह असमंजस में पड़ गया और कुछ देर तक सोचता रहा। अचानक झाओ शेंग गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत हुआ। ऐसा लगता है कि यह हैंड ऑफ रॉक के कारण है। चट्टान की तरह मजबूत हाथ, आपके हाथ चट्टान की तरह स्थिर हैं। दूसरे शब्दों में, क्या इसका मतलब यह है कि एक बार हाथ की हरकतें मांसपेशियों की स्मृति में समाहित हो जाएं, तो वे कभी कम नहीं होंगी? परिणामों को देखते हुए ये सही होना चाहिए। ये सोचते हुए झाओ शेंग ने कहा कि उसने स्थिति को गलत समझा था। उसे एहसास हुआ कि स्प्रिंग ब्रीज और रेन टेलिस्मैन की सफलता दर में इतनी तेजी से वृद्धि होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दरअसल इस रहस्य में हैंड ऑफ रॉक की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी प्रतिभा बेकार नहीं होती, केवल बेकार लोग होते हैं। कुछ देर बाद झाओ शेंग ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और दूसरी बार चित्र बनाना शुरू किया। इस बार हम लगभग सफल हो ही गए थे। तीसरी बार में सफलता मिली, चौथी विफलता। अल्पविराम। जब झाओ शेंग 16वें अदृश्यता ताबीज को बनाने के आधे रास्ते में था, तो उसे अचानक डांटियन में तेज दर्द महसूस हुआ और कलम की नोक पर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत रुक गई। जब झाओ शेंग उस प्रवाह की अवस्था से बाहर निकला, तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई है। 5 चमकते अदृश्यता ताबीजों को देखकर झाओ शेंग बेहद खुश हुआ, लेकिन मन ही मन आ भरी, तीसरे स्तर पर मेरी ची शोधन साधना अभी भी बहुत कम है। पता नहीं मैं ची शोधन की महान पूर्णता तक कब पहुंच पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। 16 अदृश्यता ताबीजों में से 5 का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सफलता दर 30% से अधिक रही। झाओ शेंग परिणाम से काफी संतुष्ट थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके पूर्ववर्ती सही थे। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, ताबीज बनाना उतना ही आसान होगा। झाओ शेंग ने जल्दी से अनुमान लगाया और पाया कि लागत घटाने के बाद उसका दैनिक लाभ लगभग 8 स्पिरिट स्टोन था। हालांकि केवल यही पर्याप्त नहीं है। जरा सोचिए कि तियानजू पर्वत का छायादार हिस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। झाओ शेंग, जो 2 बार उस इलाके में आ जा चुका था, ने वहां का एक बेहद दर्दनाक और अविस्मरणीय अनुभव किया था। इस बार वह अपनी जान से खिलवाड़ नहीं करेगा। यदि उसे निर्धारित समय से पहले भी तियानजू पर्वत में प्रवेश करना पड़े, तो भी वह पर्याप्त तैयारी करेगा। जादुई कलाकृतियां, ढेर सारे ताबीज और पर्याप्त मात्रा में औषधीय गोलियां रखें। ... पेड़ चाहे तो स्थिर रहना चाहे, लेकिन हवा नहीं रुकेगी। दर्रे से निकलने के बाद झाओ शेंग ने सांसारिक मामलों को नजरअंदाज कर दिया और सामाजिक मेलजोल में उसकी कोई रुचि नहीं रही।
साधना के अलावा वह अपना सारा खाली समय ताबीज बनाने और जादू का अभ्यास करने में व्यतीत करता था। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे वह बच नहीं सकता और कुछ मुसीबतें खुद ही उसका पीछा करेगी। एक महीने बाद एक दोपहर झाओ शेंग शांगगोंग हॉल से बाहर ही निकले थे कि उन्होंने अपने साथियों झाओ चोनगक्सियाओ और झाओ चोनवेई को अपनी ओर आते देखा। झाओ शेंग थोड़ा हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि दाओ और बाकी दो लोग उससे क्यों मिलना चाहते हैं। झाओ शेंग को देखते ही झाओ चोनवेई ने उत्साह से कहा, झाओ शेंग का शिष्टाचार नाम, मेरे पास आपको बताने के लिए एक अच्छी खबर है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या है? क्या अच्छी खबर है? झाओ शेंग ने पलट कर पूछा। उसी समय उन्होंने झाओ चोनगक्सियाओ का अभिवादन किया। उत्साह से झूमते हुए झाओ चोनवेई ने कहा, भाई चोनगक्सियाओ ने हमें सूर्यास्त देखने और चांद की सुंदरता निहारने के लिए किशिया शिखर पर आमंत्रित किया है। क्या यह अद्भुत बात नहीं है? झाओ शेंग आश्चर्यचकित लग रहा था और वह झाओ चोनगक्सियाओ की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। झाओ शेंग के असमंजस भरे चेहरे को देखकर झाओ चोनगक्सियाओ मुस्कुराए और बोली, झाओ शेंग, आपका शिष्टाचार नाम है। आप और शियाओ वेई दोनों 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं। स्वाभाविक रूप से आप किशिया सभा में भाग लेने के योग्य हैं। मैं हमारे झाओ परिवार की मुखिया हूं और इस वर्ष मैं आप दोनों को किशिया शिखर पर चढ़ाई के लिए ले जाऊंगी। ये सुनने के बाद झाओ शेंग गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत हुआ। उसी समय उसने चुपके से एक कदम पीछे हटकर झाओ चोनगक्सियाओ से दूरी बढ़ा ली। ऐसा नहीं था कि मैं जानबूझकर उससे दूरी बना रहा था, बल्कि इसलिए कि झाओ चोनगक्सियाओ बहुत बुरा था। जब वह चुप रहता था तो ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही वह अपना मुंह खोलता था उसमें से एक सड़ी हुई दुर्गंध निकलने लगती थी। उस गंध का वर्णन करना कठिन था, वह सड़े हुए खून की तेज दुर्गंध जैसी थी। झाओ शेंग को ये बहुत अजीब लगा कि झाओ चोनगक्सियाओ और झाओ चोनवेई ने इतनी स्वाभाविक रूप से व्यवहार किया, मानो उन्होंने कुछ सूंघा ही न हो, जबकि दुर्गंध इतनी स्पष्ट थी। झाओ चोनगक्सियाओ बहुत ही समझदार थी और उन्होंने तुरंत झाओ शेंग के असामान्य व्यवहार को पहचान लिया। उसने अनजाने में इधर उधर सूंघा, फिर आश्चर्य से दाओ से पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? झाओ शेंग मुस्कुराया और स्वाभाविक रूप से बोला, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या इस साल भी किशिया महोत्सव 15 जुलाई को ही मनाया जा रहा है? झाओ चोनगक्सियाओ ने राहत महसूस की और धारा प्रवाह जवाब दिया, इस वर्ष इसे आगे बढ़ा दिया गया है और यह 7वें चंद्र महीने के पहले दिन के लिए निर्धारित किया गया है। ओह, तो अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ये सुनकर झाओ शेंग की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई और फिर उसने मन ही मन बुदबुदाया, दाओ। उद्धरण चिन्ह। इस समय झाओ चोनवेई, जो अभी भी बहुत उत्साहित था, ने अचानक उसे याद दिलाया, अच्छे कपड़े पहनना मत भूलना। साथ ही ढेर सारे अदृश्यता ताबीज भी लाना। इनकी बहुत मांग है। ठीक है, मैं समझ गई। आपको भी सुंदर ढंग से तैयार होना चाहिए और उम्मीद है कि आपको क्यूजिया समारोह में एक उपयुक्त पति मिल जाएगा। मैं अब तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। झाओ चोनवेई ने शर्म से अपना पैर पटका, मुड़ी और भाग गई। ये देखकर झाओ शेंग और उनके साथी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। किशिया सभा न केवल लैन वेई झाओ वांग जैसे साधना परिवारों के युवाओं का जमावड़ा है, बल्कि इसमें कुछ हद तक विवाह कराने का भाव भी निहित है। हालांकि विवाह परिवार के भीतर अमरता को बढ़ावा देने का प्राथमिक साधन है, लेकिन क्या ये कहीं बेहतर नहीं होगा यदि युवा पीढ़ी आपसी प्रेम में हो, बजाय इसके कि विवाह तयशुदा शादियों के माध्यम से हो? भूलना मत, ये 7वें महीने का पहला दिन है। जाने से पहले झाओ चोनगक्सियाओ ने झाओ शेंग के कंधे पर थपथपाया और गंभीरता से उसे निर्देश दिया। दूसरे व्यक्ति के जाने के बाद झाओ शेंग ने उस कंधे को छुआ जिस पर थपथपाया गया था, उसे सूंघा और उसका चेहरा तुरंत बेहद गंभीर हो गया। उसने एक पल सोचा, फिर अचानक मुड़कर गुड डीड्स हॉल में वापस चला गया। जल्द ही झाओ केकिन और झाओ शेंग गंभीर चेहरों के साथ शांगोंगटान से निकलकर चाओक्सिंगयुआन की ओर दौड़े, जहां उन्हें झाओ जिनदिंग मिले, जो अपनी चोटों से उबर रहे थे। आधे घंटे बाद झाओ शेंग और दूसरा व्यक्ति चाओक्सिंग गार्डन से अलग अलग चले गए। इसके बाद झाओ परिवार के भीतर कुछ असामान्य गतिविधियां घटी। कुछ लोगों को गुप्त रूप से पूछताछ के लिए बुलाया गया, कुछ को चुपचाप अलग अलग पदों पर स्थानांतरित कर दिया गया और जासूसों की 2 टीमें तुरंत भेजी गईं। एक दिन बाद झाओ की बाहरी गश्ती टीम की संख्या अचानक दोगुनी हो गई और ड्रैगन काप झील चुपचाप सख्त आंतरिक नियंत्रण लेकिन ढीले बाहरी नियंत्रण की स्थिति में प्रवेश कर गई। 2 दिन बाद चाओक्सिंग गार्डन में गुप्त कमरे के अंदर झाओ शेंग, झाओ केकिन और झाओ जिनदिंग फिर से मिले।
जैसे ही वे बैठे, झाओ शेंग ने सबसे पहले दाव से पूछा, चाचा किन, क्या आपको कुछ असामान्य लगा? झाओ केकिन का चेहरा गंभीर था और उन्होंने कड़े स्वर में कहा, झाओ शेंग के शिष्टाचार नाम से आप सही कह रहे हैं। चोंगशियाओ को वाकई कोई समस्या है। इस साल का किशिया सम्मेलन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाया गया। चोंगशियाओ, उसने झूठ बोला। उसके बोलने से पहले ही झाओ जिनडिंग ने मेज पर हाथ पटका, उसे तोड़ दिया, खड़ा हो गया और दहाड़ते हुए बोला, धिक्कार है। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? इस तरह तुम्हें और वेई वेई को बाहर बुलाने का उसका क्या मकसद है? धिक्कार है, मुझे गद्दारों से सबसे ज्यादा नफरत है। उग्र झाओ जिनडिंग की तुलना में झाओ शेंग काफी शांत दिखाई दे रहे थे। उसने अर्थपूर्ण ढंग से अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और दाव से कहा, यह शायद उसका अपना विचार नहीं था। इसके पीछे शायद कोई और है। झाओ केकिन ने गंभीरता से सिर हिलाया, वह भी यही सोचता था। दोनों बुजुर्गों को देखते हुए झाओ शेंग ने दाव से कहा, झाओ चोंगशियाओ से निपटने के बारे में अभी बात छोड़ देते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता लगाना है कि मास्टरमाइंड ने दूसरों के बजाय हम दोनों को ही निशाना क्यों बनाया। मैं उनके उद्देश्य का अंदाजा लगा सकती हूँ। यह शायद अदृश्यता ताबीज के कारण हुआ है, झाओ केकिन ने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर झाओ शेंग का चेहरा बदल गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अदृश्यता ताबीज के कारण होगा। झाओ परिवार में कुल 30 साधक हैं। गलत। पिछले 2 वर्षों में परिवार को कई अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप के पीढ़ी के कई सदस्यों की मृत्यु हो गई है। अब अमर साधना वंश के केवल 27 सदस्य ही बचे हैं। अगर कोई सावधानीपूर्वक जांच करे तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि अदृश्यता का ताबीज उसने और झाओ चोनवेई ने मिलकर बनाया था। झाओ शेंग जानता था कि दाओ अदृश्यता ताबीज की बहुत मांग थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इसकी इतनी मांग होगी कि लोग इसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इतनी संकीर्ण सोच रखने के लिए वह खुद भी जिम्मेदार है। झाओ शेंग ने न केवल अपनी प्रतिभा को कम आंका, बल्कि अदृश्यता ताबीज बनाने की कठिनाई को भी कम आंका। ताबीज बनाने की योग्यता भले ही कम हो, फिर भी इसके लिए कुछ प्रतिभा की आवश्यकता होती है, खासकर शीर्ष स्तर के ताबीज बनाने के लिए, जिसमें सबसे उत्कृष्ट ताबीज बनाने की प्रतिभा की आवश्यकता होती है। एक दीर्घकालिक रोजी रोटी के साधन के लिए झाओ शेंग को ये कल्पना करना मुश्किल लग रहा था कि कुछ व्यक्ति या ताकतें किस तरह की पागलपन भरी हरकतें कर सकती हैं। आज उसके साथ जो कुछ हुआ वह बच्चों का खेल मात्र था। झाओ शेंग ने तुरंत दाव से पूछा, तो इसे कैसे संभाला जाना चाहिए? कहने की जरूरत नहीं, उस बदमाश को तुरंत पकड़ो और उसे चूर चूर कर दो। झाओ जिनडिंग गुस्से से दहाड़ा। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनका स्वभाव और भी उग्र होता गया, खासकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के विफल होने के बाद वे आसानी से भड़क उठते थे। वे पहले से ही हताशा से भरे हुए थे और उनके पास अपनी भड़ास निकालने का कोई स्थान नहीं था। तभी दुर्भाग्यवश ये चोर भिक्षु उनसे टकरा गए। झाओ केकिन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जब तक हम मास्टरमाइंड को नहीं ढूंढ लेते, तब तक हम चैन से खा पी और सो नहीं पाएंगे। हर दिन चोरों से सावधान रहने का कोई मतलब नहीं है। झाओ शेंग ने झाओ जिनडिंग की ओर देखा और दाओ से पूछा, ऐसे में क्या हमें उनकी योजना के अनुसार चलना चाहिए, या पहले झाओ चोंगक्सियाओ को पकड़ लेना चाहिए? झाओ चोंगक्सियाओ सबसे बड़े बेटे के परिवार से है, उसे पकड़ने से पहले हमें झाओ जिनडिंग से सलाह लेनी होगी। अप्रत्याशित रूप से एल्डर झाओ ने बिना किसी झिझक के कहा, सांप को उसके बिल से बाहर निकालने की तरकीब की कोई जरूरत नहीं है। मैं झाओ चोंगशियाओ से पूछना चाहता हूं कि झाओ परिवार ने उसके साथ ऐसा क्या गलत किया है कि वह अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत करने की हिम्मत कर रहा है। एल्डर डिंग सही कह रहे हैं। हमें अपने कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए और अगर हमारे पास विकल्प हो तो हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर झाओ केकिन ने तुरंत सहमति जताई। ये देखकर कि उसके दोनों बड़ों ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था, झाओ शेंग ने स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिरकार वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। समझौता होने के बाद वे तीनों तुरंत चाओक्सिंग आंगन से निकलकर झाओ चोंगक्सियाओ के आवास की ओर चल दिए। महज 15 मिनट बाद झाओ जिनडिंग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ शांत कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला और अंदर झाओ चोंगक्सियाओ को संस्कृति का अभ्यास करते हुए देखा। शांत कमरे में झाओ चोंगशियाओ ने अपनी आंखें खोली और झाओ शेंग और अन्य 2 लोगों को अंदर आते देखा। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गया। वह तुरंत खड़ा हो गया और दोनों बुजुर्गों को आदरपूर्वक प्रणाम करने ही वाला था। अचानक झाओ जिनडिंग तेजी से आगे बढ़ा और झाओ चोंगक्सियाओ के करीब आ गया।
उसकी दाहिनी हथेली चमक उठी और उसने आध्यात्मिक ऊर्जा के एक शक्तिशाली प्रवाह से झाओ चोंगक्सियाओ के दांतियान एक प्रकार का एक्यूपॉइंट पर प्रहार किया, जिससे प्रतिद्वंद्वी का दांतियान किकियाओ तुरंत बंद हो गया। झाओ चोंगक्सियाओ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे दादाजी, आपने मेरे दांतियान को क्यों सील किया? चोंगक्सियाओ ने क्या गलती की थी? स्नैप! झाओ जिनडिंग ने झाओ चोंगक्सियाओ के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा।